एमजे रिवर्व सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 71 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा आपने देखा था कि जो अपना फेंगयुआन था वो यहाँ पे 88 ट्रुआंग बिल्डिंग को रिफाइन कर रहा था, और उसी में लास्ट में मोयाओ ने चिल्ला के बस इतना ही बोला था कि जल्दी करो, ये जो बिल्डिंग है बस रिफाइन होने ही वाली है। स्टार्ट करते हैं। ट्रू इनहेरिटेंस के ड्यूल डोमेन के अंदर फेंगयुआन और ताई बंशेंग दोनों ने लेफ्ट और राइट से एक सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस को टाइटली पकड़ रखा था। मोयाओ की विल की गाइडेंस और जाइंट सन की विल के कम्प्लीटली खाली होने की वजह से यहाँ पे फेंगयुआन और ताई बंशेंग उस ट्रू इनहेरिटेंस तक पहुंच पाए थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि ट्रू इनहेरिटेंस के ड्यूल डोमेन के अंदर कोई भी प्राइमल एनर्जी नहीं थी। वाइल्ड गुवॉर्म डायरेक्टली आसपास की हवा से ही प्राइमल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके काम करते हैं, बट जब प्राइमल एनर्जी ही नहीं होती तो ज़्यादा गुवॉर्म अपना थ्रेट लूज कर देते हैं। इसी वजह से जायंट सन की विल बार बार जायंट सन की लक पार्ट ट्रू इनहेरिटेंस को दोबारा से ट्रू इनहेरिटेंस सेग्यूल डोमेन के अंदर धकेलने की कोशिश कर रही थी। पहले ये सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस एक गर्म ऑरेंज लाइट छोड़ रहा था, यानी एकदम गर्माहट वाली ऑरेंज लाइट छोड़ रहा था, बट जब ये फेंगयुआन और ताई बंशेंग के हाथ में आया उस टाइम इसमें 3 कलर्स निकले। सबसे ज़्यादा अमाउंट में था सिल्वर वाइट लाइट, जो लाइट आई थी ताई बंशेंग के गू इमॉर्टल विल के रिफाइनमेंट से, और दूसरा कलर था ग्रे जो फेंगयुआन की तरफ से था, और तीसरा था ब्लैक लाइट जो आई थी मोयाओ की तरफ से। सिल्वर वाइट सबसे ज़्यादा था, ग्रे वो जो ग्रे था वो तो थोड़ा कम था, और ब्लैक सबसे कम था। वही हिसाब है क्योंकि इमॉर्टल है तो अपना उसका ज़्यादा होगा वाइट वाला, सिल्वर वाइट वाला। फेंगयुआन उससे थोड़ा एक लेवल कम है तो अभी वो ग्रे होगा। और फिर उसके बाद जानते ही हो मोयाओ तो मतलब बची ही नहीं है, वो तो बस एक विल है, उसकी वजह से उसका ब्लैक था और सबसे कम था। ये तीनों लगे हुए हैं ना रिफाइन करने में। 88 रंग बिल्डिंग एक रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस था जो बहुत सारे गूवॉर्म से बना था। फेंगयुआन की टीम को अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही थी इसको जल्दी से रिफाइन करने के लिए। सीधा सीधा बोले तो चाहे फेंगयुआन हो या ताई बंशेंग, दोनों लिटरली अपना जान लगा रहे थे इसे। ताई बंशेंग एकदम घरवार के चिल्लाता है बस थोड़ा और, सिर्फ थोड़ा सा और एफर्ट है। तभी जायंट सन की विल का एक पार्ट वापस आ गया ट्रुयांग बिल्डिंग में, और फिर उन तीनों ने उसका जो फ्यूरियस रोर था वो सुन लिया, यानी उन्हें भी पता चल गया कि कुछ तो अंदर आया है। अभी वो राउंड लाइट लंप था जो कि अडल्ट के साइज का था, मतलब वो जो लैम्प टाइप का है ना अडल्ट के साइज का लंप था। उसमें बस एक फाइनल ट्रेस बच गया था ऑरेंज लाइट का, यानी बस थोड़ा सा हिस्सा बचा है। बस एक लास्ट एक एरर कोड, और मान लो बस एक ऐसा होता है ना एक छोटी सी कोडिंग करनी बची है, बस एक छोटा सा कोड और बचा था, तो 88 रंग बिल्डिंग को पूरा ओनरशिप शिफ्ट हो जाता फेंगयुआन की साइड पे और पूरा का पूरा सीन उलट जाता। बट एग्जैक्टली इसी लास्ट मोमेंट पे जायंट सन की विल ने पूरा फोर्स मूव करा। एक इतना खतरनाक फोर्स था, तुम जानते हो वो जायंट सन है, इसलिए एक इमॉर्टल वनरेबल की छोड़ी हुई विल को अंडरस्टिमेट तो नहीं कर सकते, और ये तो वही बंदा था जिसका ये 88 रंग बिल्डिंग ओरिजिनली था। तो बस एक मोमेंट के अंदर वो लास्ट बचा हुआ ऑरेंज रिप्लेस हो गया बिल्डिंग गोल्डन लाइट से। फेंगयुआन की टीम का चेहरा तुरंत ही ग्लूमी हो गया और कलर देखते ही, क्योंकि इसका मतलब ये था कि जायंट सन की विल ने फाइनली सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस का वो लास्ट पार्ट भी रिफाइन कर लिया था। जायंट सन की विल जो लाइट लम्प के अंदर से गुस्सा होकर एकदम घूमते हुए कहते हैं तुम लोग छोटे छोटे जूनियर मेरी 88 रैंक बिल्डिंग को पीछे पड़े हो, अब तुम लोगों को दुनिया का सबसे घटिया अंजाम मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। फेंगयुआन तुरंत ही चिल्ला हटा, बोला जल्दी सिर्फ एक छोटी सी ट्रेस बची है जायंट सन की विल की, सब मिलके अटैक करो, कोई भी एनर्जी मत बचाना। ताई बंशेंग के फोरहेड पे एकदम पसीना था, उसे किसी रिमाइंडर की जरूरत भी नहीं थी, ये मोमेंट कितना क्रूशियल था वो पहले से जानता था। दोनों ने फुल शाउट करके अपनी जो विल थी कंबाइन किया, एक ह्यूज थॉट आर्मी बना दी, और सीधा वो आर्मी एकदम अग्रेसिव हो गई और अटैक कर दिया वहीं पर। जायंट सन की विल जो थी एकदम गरज उठी, अचानक चुप हो गई, फिर उसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी डिफेंस में। उसका मेन बॉडी था लेकिन फिर भी सिर्फ एक छोटी सी पार्ट रिफाइन की थी उसने, उसके पास कंट्रोल सिर्फ एक स्मॉलेस्ट पोर्शन का था, चाहे उसकी रियल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो। फेंगयुआन और ताई बंशेंग की थॉट्स आर्मी आई वहाँ पे, लेकिन यहाँ उसके पास उस पावर को पूरा दिखाने का चांस ही नहीं था, तो एक्चुअल में उसका आउटपुट सिर्फ एक टाइनी फैक्शन के बराबर था। और मतलब अपने आप से कंपेयर करें तो, क्योंकि देखो छोटा सा हिस्सा आया, छोटा सा हिस्सा ऐसे मान लो 100% उसकी विल है ना, 100% में से बस 5% आई अंदर बिल्डिंग के अंदर आई, फिर उनमें से बस 1% जो हिस्सा था वो इसको मतलब कर पाया था, उस 1% हिस्से को ही रिफाइन कर पाया था, और रिफाइन करने के बाद उसकी आर्मी बना के मतलब डिफेंस वाली आर्मी बना के, कि जायंट सन की है ना इसलिए डिफेंस वाली उसने आर्मी बना ली, और फेंगयुआन और ताई बाई की जो आर्मी थी अटैक वाली उससे निपटने के लिए यहाँ पे फाइट कर रहे थे। इस बैटल में एक और ट्विस्ट ये था कि जो वाइल्ड न्यू बॉर्न विल थी थोड़ी देर पहले ट्रू इनहेरिटेंस से बनी थी, वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। अब वो शांति से लाइट लंप एक से बैटलफील्ड में बदल गया था, यानी एकदम शांत जगह से बैटलफील्ड में आ गया था, और एकदम विल से विल टकरा रही थी। फेंगयुआन ताई बंशेंग और जायंट सन की विल के बीच में यहाँ पे भाई घमासान युद्ध चल रहा था।
विल्स का ये बहुत बहुत ही ज़्यादा डीप टेक्निक्स और स्किल के अराउंड होता है, बट प्रॉब्लम ये थी कि फेंग युआन और ताई बाइशेंग दोनों सोल पाथ के गो मास्टर नहीं थे। फेंग युआन अभी थोड़ी देर पहले से ही शुरू किया था ये पाथ, और ताई बाइशेंग तो बिल्कुल नूब था। बस इंस्टिंक्ट के बेसिस पे उसने थॉट्स को मूव करा था। तुम बोल रहे हो कि सोल पाथ कैसे उसने थोड़ी देर पहले शुरू करा, तो फेंग युआन को उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो फेंग युआन को बहुत सारे पाथ पहले से पता है, बस दिक्कत क्या आती है उसको, क्योंकि उसके पास गो वर्म होने चाहिए ना उस पाथ के, वरना वो यूज़ तो कर ही लेगा। तो बस यही चीज़ थी कि उसके पास गो वर्म थे तो उसने यूज़ कर लिया, उसे आता है ना गूगम को यूज़ करना, इसलिए। लेकिन ये जो बंदा है अपना ताइबा एशंग, इसको थोड़ा मतलब अब इसके लिए सबको नया-नया है तो कैसे करेगा ना, इसलिए। दूसरी तरफ जायंट सन की इमॉर्टल वंडरेबल की जो सोल पाथ की अंडरस्टैंडिंग थी वो तो क्रेज़ी लेवल की थी। बस उसका सामना कर रहा था बस एक स्पेशल विल जो उन्होंने छोड़ी थी। रियल बॉडी तो यहाँ पे नहीं थी, इसलिए यहाँ पे दिक्कत थी, क्योंकि भले वो कितना ही क्रेज़ी लेवल की उसकी मतलब नॉलेज हो, फिर भी उसे सामना तो करना पड़ेगा। एक तो छोटा-सा हिस्सा सामना कर रहा है, ऊपर से एक विल है वो अपनी तरफ से सोच समझ सकती है, लेकिन फिर भी यार मेन बॉडी होती है और विल तो विल ही होती है। तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो एक मेन बॉडी और विल को? तो इस वॉर में ना कोई भी फ्लैशी टेक्निक्स नहीं थी, सिर्फ एक रॉ कोलाइजन था, बहुत खतरनाक ब्लडी टक्कर। सब कुछ एक ही सेकंड के बाद फेंग युआन और ताई बाइशेंग की विल को भारी लॉस फेस करना पड़ गया, वो तो करना ही पड़ता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। चाहे जायंट सन की विल क्वांटिटी में छोटी-सी थी, बेयरली बस 1% की थी, लेकिन ये 1% भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसका जो प्रेजेंस था, बड़ा मैजेस्टिक माउंटेन जैसा था। उसका मेन बॉडी काफ़ी बड़ा था और हर बार जब उसकी विल को डैमेज होता, वो तुरंत ही रिप्लेनिश हो जाती, यानी रिप्लेस कर दी जाती है, वापस से ठीक हो जाते। ऑन द फ्लिप साइड फेंग युआन की जो टीम के पास तो क्वांटिटी तो थी, क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन भाई बैटल स्ट्रेंथ वीक है, इसलिए। और कुछ ही टाइम में उसका फ्यूल एकदम से खत्म हो गया। ऐसे मान लो कि यहाँ पे अभी के मामले में तो बहुत सारी भेड़ और एक शेर, तो समझ जाओ भेड़ चाहे जितनी क्वांटिटी में हो, शेर के आगे थोड़ी ना टिक पाएँगी, वही मान लो अभी, इसलिए। अब ताई बाइशेंग फेज़ पे एकदम फ़ियर आ गया था, वो कहता है डैम इट! हम जायंट सन की विल को तो एक्सपेल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो मतलब कुछ तो यहाँ पे बिगड़ ही रहा है, अब क्या करेंगे? और धीरे-धीरे सब बिगड़ गया तो खत्म फिर। पहले जो अटैक उन्होंने मिलके किया था, वही उनका सबसे स्ट्रॉन्ग मूव था और उसी का सब कुछ इफ़ेक्ट अब उन्हें पड़ भी रहा था। जायंट सन की विल यहाँ से हँसी घुमाते हुए कहती है, "हा, हा, हा, हा।" फेंग युआन और टीम में एनर्जी तो नहीं बची थी अटैक कंटिन्यू करने की, और जायंट सन की विल ने उनका सबसे इंटेंस अटैक सर्वाइव कर लिया था। उसने स्टार्ट किया अपना एरिया एक्सपेंड करना, यानी अब जो 1% था उसका कंट्रोल, वो धीरे-धीरे बढ़ा रहा था। ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लैम्प के अंदर जो हिस्सा गोल्डन लाइट में था, वो धीरे-धीरे बढ़ता गया। फैंग युआन और ताई बाइशेंग ने आँखों से एकदम सब कुछ देखा। उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी स्टेक जो थी वो बचा रखी, मतलब बचाई नहीं थी, सब लगा भी दी थी, और जो बची-खुची थी वो भी एकदम डाले जा रहे थे कि अरे बच जाए, कुछ तो हिस्सा हमारे अंडर भी रह जाए, वो कर ना पाए और एटलीस्ट उसे रोक तो दें। लेकिन भाई क्या बोलें, स्पीड को बस स्लो कर सकते थे, रोक नहीं सकते थे। जायंट सन की विल सीरियसली टेरिफाइंग थी। चाहे उसके साथ पहले बहुत सारी मतलब साजिशें की गई हों, चाहे उसकी विल का ज़्यादा पार्ट बाहर हो, चाहे हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थ कैलेमिटीज़ के जो अटैक से वो गुज़र चुका हो, फिर भी ये जो बचा हुआ पार्ट था ना फेंग युआन की टीम के लिए एक माउंटेन साइज़ का बैरियर था। ये डिफरेंस इतना बड़ा था कि जैसे आसमान और ज़मीन के बीच हो। ताई बाइशेंग ग्रेव टोन में कहता है, "हम हारने वाले हैं। ये सिर्फ़ एक विल है जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल की। सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग होगा।" मोयाओ की विल अपना सर को पकड़ के कहती है रिग्रेट और रोती हुई आवाज़ में, डैम इट! बस एक स्टेप दूर थे सक्सेस से। अगर 3 साँस पहले मतलब हो जाता ना काम तो हम तो जीत ही जाते। फेंग युआन एकदम दाँतों को कसकर कहता है, छोड़ो, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। उसने अभी तक गिव अप नहीं किया था और उसकी आवाज़ में कोल्ड डिटर्मिनेशन था। फेंग युआन कहता है इस सिचुएशन में हम 88 रैंक बिल्डिंग को हासिल नहीं कर सकते। हम जायंट सन की विल को हासिल मतलब जायंट सन की विल को कह रहा हूँ, हम जायंट सन की विल को मतलब हरा तो नहीं पाएँगे ना, बहुत मुश्किल है उसको हराने का। हम जायंट सन की विल को ख़त्म भी नहीं कर पा रहे हैं। धीरे-धीरे वो पूरे एरिया को अब्ज़ॉर्ब कर रही है। लेकिन फिर भी हम हारे नहीं हैं। भूलना मत, ट्रू यांग बिल्डिंग के बाहर हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटीज़ भी एग्ज़िस्ट करती हैं। ताई बर्शन कहता है, "तुम कहना क्या चाहते हो?" उसका चेहरा तुरंत ही बदल गया। वो बिना सोचे-समझे एकदम बोल उठा। वो नेचर से थोड़ा सॉफ्ट और पैसिव था, लेकिन बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं था। फेंग युआन के कहने पे उसने तुरंत समझ लिया था। फेंग युआन कहता है, "एग्ज़ैक्टली, अगर मैं इसे नहीं ले सकता, तो कोई और भी नहीं लेगा।" यानी वो कह रहा है कि अगर मैं इस बिल्डिंग को नहीं लूँगा, तो कोई और भी नहीं लेगा। जब तक मैं 88 रैंक बिल्डिंग को हासिल नहीं कर पाता, मैं उसे डिस्ट्रॉय करना ज़्यादा बेटर समझता हूँ। उसकी आँखों में स्कैरी सा ग्लेयर था। उसकी टोन इतनी ठंडी थी कि सुन के एकदम भाई गूज़बम्प आ जाएँ। मोयाओ कहती है, "लेकिन ये 88 रॉन्ग बिल्डिंग है।" उसकी आवाज़ सुन गई, एकदम सुन पड़ गई। लेकिन वो थोड़ा बहुत ये भी सोच रही थी कि कैसे हो सकता है? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, एक्सेप्ट करना ही पड़ता।
एक बेस्ट वे था इस ट्रैप से निकलने का। उसी मोमेंट में जायंट सनकाविल फाइनली ट्रू इनहेरिटेंस के ड्यूल डोमेन में घुस गया। जायंट सनकाविल कहता है, तुम दोनों छोटी-छोटी चींटियाँ, तुमने मुझे यहाँ तक पुश कर दिया। तुम लो लाइफ स्कीमर्स, तुम्हारे अच्छे दिन अब तो खत्म हो चुके हैं। तुम्हारे जो तुमने बड़े-बड़े पाप किए हैं ना, इनकी सज़ा तो सिर्फ़ मौत की सज़ा है और वो भी शायद छोटी होगी। मैं तुम्हें उस लेवल का पनिशमेंट दूँगा, मौत से भी बढ़कर होगा। मैं तुम्हारे ये जो खाल है एकदम नोच डालूँगा, तुम्हारी जो नसें उसे खींच डालूँगा, खून बहा डालूँगा, तुम्हारी आत्मा को आग में जलाऊँगा, तुम्हें हमेशा के लिए अनइमेजिनेबल पेन में फ़ील करवाऊँगा। उस गोल्डन व्हील से समुंदर जैसे गरजने वाली आवाज़ चिल्लाने को आ रही थी और साथ-साथ में एक ह्यूज वेव भी उठ रही थी जब-जब वो बोल रहा था। फेंगुइन के प्लान ने बार-बार उसके अगेंस्ट काम किया था और ऊपर से हेवनली ट्रबुलेशन और कैलेमिटीज़ का नॉन-स्टॉप अटैक, भाई दिमाग तो वो भी खा ही रहे थे। जायंट सन की विल का गुस्सा अब एकदम लिमिट क्रॉस कर चुका था। उसका एक ही टारगेट था, कैसे भी करके इस फेंगुइन को हराओ। गोल्डन वेव के कंपैरिज़न में फेंगुइन और ताई बाइशेंग एकदम छोटे थे, बेकार सी चींटियाँ लग रहे थे। जो फ्लाइंग ट्रू इनहेरिटेंस उड़ रहे थे, उन्हें उस गोल्डन वेव ने तुरंत ही एब्ज़ॉर्ब कर लिया। सिर्फ़ थोड़ा-सा स्प्लैश हुआ, उसके बाद सब कुछ एकदम स्टिल हो गया। जायंट सन का विल फिर से इस इनहेरिटेंस को वापस से अपने कंट्रोल में ले चुका था सब के सब। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन गूवॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए प्राइमल एसेंस या इमॉर्टल एसेंस चाहिए होता है और जायंट सन का विल अकेला होने की वजह से इन्हें एक्टिवेट नहीं कर सकता था। इस वक़्त 88 रैंक बिल्डिंग का ज़्यादा हिस्सा फेंगुइन के कंट्रोल में था। तुम बोलोगे क्यों नहीं कर सकता? तो भाई देखो, ये जो इमॉर्टल, पहली बात वो एक व्हील है, उसके पास कोई बीड नहीं है, वो इमॉर्टल एसेंस के बीड नहीं है। ये बीड किसके पास होंगे? इसको कंट्रोल कौन करेगा? अपनी वो लैंड स्प्लिट करेगी ना, लेकिन लैंड स्प्लिट का तो कुत्ता बना पड़ा है, तो वो कहाँ से करेगी? जब तक जायंट सन के विल को जायंट सन का जो इमॉर्टल एसेंस नहीं मिलता, तब तक ग्लूवॉर्म तो यूज़लेस है। फेंगुइन कहता है स्टार्ट, उसने सॉफ्टली बोला, लेकिन उसकी आँखों में शार्प लाइट चमक रही थी। जायंट सन के विल का स्कैरी एंट्री देखकर ताई बाइशेंग के डाउट्स तो एकदम गायब ही हो गए थे कि उसे ऐसा ऐसा लग रहा था कि अब कोई चॉइस ही नहीं है, हम मरने वाले हैं। वो कंप्लीटली फेंगुइन के साथ एकदम बंध चुका था। उसे और कुछ नहीं दिख रहा था, उसे बस फेंगुइन दिख रहा है कि भाई यही बंदा है जो अभी बचा सकता है, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है, हम तो मरेंगे, वरना यही होगा। 88 रैंक बिल्डिंग जो पहले एक मैजिकल ऑरा एकदम ग्लो कर रही थी, वो धीरे-धीरे फेड होने लगा था और कुछ ही टाइम में वो पूरा ग्लो गायब हो गया था। गोल्डन सीड सडनली एकदम से स्टिल हो गया था और अगला मोमेंट जायंट सन की विल कहती है, तुम कमीनों ने तुमने 88 रैंक बिल्डिंग के जो ये जो फंक्शंस तो जितने भी फंक्शंस थे, उन सबको बंद कर दिया। तुम लोग पूरे के पूरे हरामी हो, डेवियस, शेमलेस। पहले तक 88 रैंक बिल्डिंग ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रही थी क्योंकि उनमें एक नया बॉर्न विल था। लेकिन अब फेंगुइन की टीम ने मेजॉरिटी बिल्डिंग को रिफाइन कर लिया था और उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी जो फंक्शनिंग थी उसको रोक दी थी। यानी एक तरीके से सिस्टम ही बंद कर दिया। सिस्टम हैंग भाई। चाहे दुनिया का सबसे सॉलिड फोर्ट हो, यानी एकदम महल भी हो, अगर अंदर से ही कोलैप्स हो जाता तो क्या फ़ायदा? सही बात है। तुम बाहर की दीवारें खड़े कर लोगे, बाहर की जितनी भी दीवारें हैं, जितनी भी दीवारें सब खड़ी कर लो, अंदर के पिलर ही तोड़ दोगे तो क्या बात का? एक गोला और पूरा महल ढह जाएगा। अभी तक बिल्डिंग कोलैप्स तो नहीं हुई थी, लेकिन उसकी फंक्शनिंग फुल स्टॉप हो चुकी थी और सिर्फ़ एक एम्प्टी शेल में कोई पावर ही नहीं होती और बिना पावर के वो हेवनली ट्रबुलेशन और अर्थली कैलेमिटीज़ के एक्सट्रीम अटैक को रेसिस्ट नहीं कर सकती। फेंगुइन का टीम ईज़िली बिल्डिंग को छोड़ सकता था, उसके पास तो कोई होप बची ही नहीं थी, वो इसे हासिल कर पाएगा। यानी पहले सोच रहा था कि मतलब ले लेगा, बिल्डिंग मिल जाएगी, लेकिन अब कोई होप नहीं है और आसानी से निकल इसलिए सकता है क्योंकि उसके पास तुम जानते हो फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल गू है, ऐसे ही थोड़ी ना। लेकिन जायंट सन का विल उसके पास ये ऑप्शन नहीं था, यानी वो तो नहीं भाग सकता ना। ये तो जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल की लेगेसी थी, उसके डिसेंडेंट के लिए छोड़ी गई। डिस्ट्रॉय हो गया तो भाई उस मतलब वो तो देखो होने नहीं देगा, लेकिन अगर हो गया तो तुम जानते हो क्या होगा फिर। और जायंट सन का विल स्पेशली ये लेगेसी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था, तो वो तो बस खड़े होकर इसे डिस्ट्रॉय होते हुए देखेगा तो नहीं। जायंट सन की विल कहती है जस्ट यू वेट। उस गोल्डन सी ऑफ विल ने इंस्टेंटली रिट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। अब वो पीछे हट रहा था। उसके मैसिव विल ने 88 रैंक बिल्डिंग से बाहर निकल के एक गोल्डन आर्मर जैसा स्ट्रक्चर बना लिया प्रोटेक्शन के लिए। जायंट सन के विल को अब हेवनली ट्रबुलेशन और आर्थिक कैलेमिटीज़ को नॉन-स्टॉप अटैक को फेस करना पड़ेगा जस्ट टू प्रोटेक्ट द वीक 88 रैंक बिल्डिंग। यानी बस उसे वीक को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अभी के टाइम पे। पहले ही वो पिट-पिटा के आया है बाहर से, लेकिन अब दोबारा से पिटेगा ये। लेकिन स्टिल उसने एक हिस्सा छोड़ा था जो फेंगयुआन और ताई बाइशेंग को भाई सँभाले, क्योंकि वो जानता है ये लोग अंदर से चुपचाप तो बैठेंगे नहीं। फेंगयुआन ने एक हैवी सा साँस छोड़ा। पहले के क्रेज़ी गोल्डन सी की कंपैरिज़न में ये वेव अभी भी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मैनेजेबल थी। थोड़ा स्ट्रगल करके वो हैंडल कर सकता था। फेंगयुआन ने अब यहाँ पे सोचा, अपनी पॉकेट से एक गू निकाला, जो कि बड़ा अजीब था। रिलुक्टेनली पता नहीं कुछ ऐसा टाइप का था। ऐसा मान लो रेक्टेंगल टाइप का। वो था फ्लाइंग बियर पैंथम गू।
और ये जो फेंगीवान था अपनी विल को उसमें डाला, मूव करा और कैजुअली उस गुरु को एक जो गु था उसे थ्रो करा और फ्लाइंग बियर पैंथम गु आगे बढ़ा और एक व्हाइट लाइट में ब्लूम हो गया। व्हाइट लाइट के जो वो जब हटा ना, एक जायंट फ्लाइंग बियर उन दोनों को कवर कर रहा था, फेंगीवान और ताई बाइशेंग को, एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बन के। जायंट सन का विल कहता है डैम इट फ्लाइंग बियर पैंथम गु, उसने गुस्से में चिल्लाया था। फ्लाइंग बियर पैंथम गु तो थोड़ा अलग था, याद है ना, ये एक इमॉर्टल गु है, वही है। ये एक इमॉर्टल गु था जो बिना इमॉर्टल एसेंस के माइंड से सिर्फ एक्टिवेट हो सकता था। इसे रिफाइन करना सुपर टफ होता है और इसे फीड करना भी ईज़ी नहीं होता। इसे डेसोलेट बीस्ट फ्लाइंग बियर का फ्लैश फ्लैश चाहिए होता है, यानी खाएगा तभी बढ़ेगा। मतलब ज़्यादा पावरफुल रहेगा, स्टेबल रहेगा, लेकिन खाएगा तो अच्छा वाली चीज़ें खाएगा, सस्ती चीज़ें नहीं खाता ये। डेसोलेट बीस्ट खाता है, समझ जाओ। लकी थिंग ये थी कि फेंगीवान के पास हुई इमॉर्टल ब्रेसलैंड था और ट्रेजर येलो हेवन की हेल्प से उसने फीड कर पा रहा था उसको। लेकिन फिर भी उसके लिए ह्यूज प्राइस पे करना पड़ा था। ट्रेन एन आर्मी फॉर 1000 days टू यूज इट इन अ वन फाइट, समझ रहे हो? कि मतलब तुम एक आर्मी को इतना ट्रेन कर दो कि बस उस एक फाइट को जीतने के लिए, मतलब 1000 days ट्रेन कर रहे हो तुम उसको। आज फाइनली फैंगीवान बियर पैंथम को अपने काम के लिए यूज करेगा। तुम वही मैं भी सोच रहा था, इसके पास इमॉर्टल गो रखा था यार, और उस इमॉर्टल गो को ये यूज भी कर सकता था। जब हाई लाओलान से भी इसने मांग लिया था कि चल बे गो निकाल के दे, मैंने राउंड जितवाया है ना तेरे को, उसे देना पड़ गया था। वही मैं सोच रहा था, अब ये यूज़ कर सकता है इस गू को। अच्छा वाला ये बियर बन जाता है ना, याद होगा आपको, पैंथम आ जाता है, बियर पैंथम। वो भी पावरफुल वाला, डेसोलेट बीस्ट की हड्डियों और फ्लैश से बना है ये। ऊपर से इसका खाना भी डेसोलेट बीस्ट का जो मांस होता है वही, फ्लैश वही खाता है ये। फ्लाइंग बियर पैंथम की जो बैटल स्ट्रेंथ थी ना, मतलब अगर डेसोलेट बीस्ट फ्लाइंग बियर से कंपेयर करे तो थोड़ी कम ज़रूर थी, लेकिन ना फिर भी उसके पास आधा इमॉर्टल लेवल तक की तो पावर थी ही। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये दिखाता है कि जो हैवी और स्लो था, पर रियलिटी में ना वो काफ़ी एजाइल था। जायंट सन के विल का गोल्डन रिवर उसके लेफ्ट और साइड से एकदम घुसने की कोशिश कर रहा था। गोल ये था कि जो फ्लाइंग बियर पैंथम को साइड में करे और डायरेक्टली फेंगयुआन पे अटैक करे, क्योंकि उसका जो अभी भी टारगेट मेन है ना वो फेंगयुआन ही है। वो इन सबसे बाद में भी निपट सकता है, लेकिन फेंगयुआन से नहीं निपट पाएगा बाद में, इसलिए उसको सबसे पहले यही खत्म करना है। लेकिन फ्लाइंग बियर पैंथम ने उसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया था। फ्लाइंग बियर पैंथम को इवन बिना फेंगयुआन के भी एक्टिवली कंट्रोल करे भी, तो भी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी थी कि वो अकेला फाइट भी कर सकता था। और शुश आवाज़ आती है, एक मोटा और हैवी हाथ एक ज़ोर से नीचे गिरा हुआ, हवा को एकदम एकदम चीरते-फाड़ते हुए एकदम आवाज़ आई, बैंम! एकदम इतनी खतरनाक। और गोल्डन सैंड जैसी जायंट सन की विल उसकी एक ही अटैक में, यानी ये जो पंजा होता है ना, एक ही पंजे में एकदम छील डाला और हवा में गोल्डन डस्ट बन के वो उड़ गया। लेकिन ये सिर्फ़ एक छोटी-सी, मतलब एक तरीके का छोटा-सा अटैक था। सब अटैक मान लो, जो विल थी ना, विल का भी एक छोटा-सा हिस्सा है और उस छोटे से हिस्से ने एक छोटा-सा अटैक करा है। तो समझ जाओ, सब का भी सब अटैक है ये, ठीक है? इसलिए जो असली गोल्डन रिवर था ना, जायंट सन की मेन विल, वो एक जायंट पाइथन की तरह फ्लाइंग बियर पैंथम के आस-पास लपेट बना रहा था। उसे थोड़ा-सा कॉइल करने की कोशिश कर रहा था। और मेन वाला जो विल है, ये मतलब नहीं है कि जो मेन विल, असली मेन विल जो है ना वो बाहर है। तो यहाँ पे जब मेन विल का नाम लिया जाएगा तो यहाँ पे जो मेन विल है वो एक छोटा-सा पार्ट है। 80% जो मेन व्हील है वो बाहर जाके अपनी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर रही है, ताकि कैलेमिटी और ट्रबुलेशन खत्म ना कर दे, बिल्डिंग को गिरा ना दे। और जो 20% व्हील है वो अभी भी बिल्डिंग के अंदर है फेंगयुआन से निपटने के लिए। इससे पहले जो अटैक हुआ था वो बस 2% अटैक था और अब 18% अटैक जो है वो हो रहा है। एक पाइथन की तरह बन के वो एकदम रिवर की तरह आ रही है, एक ऐसी रिवर टाइप की लाइट आ रही है एकदम घूमते हुए पाइथन की तरह, जो अपने बियर पैंथम पे अटैक कर रही थी। साथ ही साथ उसने ना कई बहुत सारी छोटी-छोटी आर्मीज़ भी बना ली थी बियर पैंथम से रोकने के लिए। दोनों काम पे लगे हुए थे। एक तरह का इंटेंस टग ऑफ वार चल रहा था। कोई भी किसी पे भी हैवी पड़ सकता था। जायंट सन की विल अपनी मर्ज़ी से फ्यूज़ और स्प्लिट हो सकती थी। मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल थी। फ्लाइंग बियर पैंथम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। लेकिन क्योंकि वो उसमें उलझी हुई थी, ये जो विल थी ना वो उसमें ही उलझी हुई है। इसलिए जायंट सन की विल फेंगयुआन जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टारगेट पे अटैक नहीं कर पा रही थी। जायंट सन की विल में इमॉर्टल वल्नरेबल का थोड़ा विज़डम भी था। तो वो सिचुएशन समझ चुकी थी, अगर उसे फेंगयुआन को मारना है तो कम से कम आधा रिवर लेवल विल यूज़ करना पड़ेगा, और आधा यूज़ करेगा तो वो जो अपना बियर है ना वो आधे वाले को निपटा देगा। और फिर समझ जाओ, इसलिए वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा उसे कि किस हिसाब से अटैक करना है। कैसे भी करके अगर वो उसे उलझा दे बियर को, फिर फेंगयुआन पे अटैक करे तो कुछ बात हो सकती है, लेकिन देखेंगे वो आगे। लेकिन जो आधा बचेगा वो फ्लाइंग बियर पैंथम उसके सामने टिक नहीं पाएगा। मतलब जो वो फ्लाइंग बियर पैंथम के सामने टिक नहीं पाएगा, उसके सामने वो नहीं, हाँ, अपना मैंने जैसा बताया था जो फ्लाइंग बियर पैंथम है वो आसानी से आधे वाले को ख़त्म कर देगा। तो बस यही दिक्कत है कि
कैसे ना कैसे वो उसे उलझा भी दे और इतनी विल इकट्ठा कर ले, यानी जो 20% अंदर विल बची है ना, उसमें से कैसे भी करके 18, साढ़े 18 या 15%, क्योंकि 10% ना नहीं सँभाल सकता। फ्लाइंग बियर पैंथर को 10% विल नहीं सँभाल सकता, 20% सँभाल सकता है, लेकिन अगर 20% पूरा यहाँ यूज़ कर दिया, तो फेंगवान के लिए क्या है, ज़ीरो, उसके ऊपर कौन अटैक करेगा? कोई नहीं अटैक कर पाएगा। 80% बाहर प्रोटेक्ट कर रहा है, 20% अंदर है, 20% में बियर से लड़ने जा रहा है, तो क्या होगा इसलिए? तो वो सोच रहा है कि कैसे भी करके मैं बियर को भी उलझा दूँ और फेंगवान पे भी अटैक कर दूँ। लेकिन दिक्कत यही आ रही है कि 10% काम करेगा नहीं विल, उसे चाहिए कम से कम 15 या 18, तब जाके वो बियर को रोक सकता है, और 3-4% अगर उसने भेजा फेंगवान पे, तो फेंगवान उसे सँभाल सकता है। तो कैसे न कैसे उसे मतलब हिसाब लगाना पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, और अगर फेंगवान ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लम्प के लेके पीछे हट गया और थोड़ा टाइम ड्रैग कर गया, तो जब तक फ्लाइंग बियर पैंथम बाकी बची विल को तोड़ेगा, सीन तो डेंजरस हो सकता है। पहले भी ऐसा हो चुका था, जब जायंट सन की विल ने अपना एक हिस्सा ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में से निकाल लिया था। तब से फेंगीवन ने ग्लास ओनर टोकन का यूज़ करके उस छोटी सी विल से फाइट भी कर ली थी और दोनों तरफ से इंजरीज़ हुई थी। यानी समझ गए ना? अगर उसने 18% हिस्सा बियर पैंथम से लड़ने को भेज दिया और 30% करो, 3% हिस्सा जो 3 है, 3 नंबर का हिस्सा अगर उसने यहाँ पे भेजा, 3% हिस्सा आया, तो भाई फेंगीवन उसे अपनी विल से ही खत्म कर दे या रोक सकता है। इसलिए उसे ये भी दिक्कत है। फेंगीवन का एक्सप्रेशन काफ़ी ग्रिम हो गया था। वो ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लैम्प को हैंडल कर पा रहा था। जायंट सन की जो विल के एक्सपेंशन को स्लो करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही बैटल स्टेट भी ऑब्जर्व कर रहा था। फेंगीवन दिल में सोचता हुआ कहता, अगर जायंट सन की विल फिर से स्प्लिट हो जाती है, तो परफेक्ट होता। लेकिन अब वो पहले जैसी गलती दोबारा तो नहीं करेगा। वो थोड़ी देर ऑब्जर्व करता रहा। फेंगीवन यहाँ पे अपनी फाइट को मतलब देख रहा था। ये जो फाइट उसकी चल रही थी ना खतरनाक वाली, वो बस ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि उसका जो बियर पेन था वो तो लगा हुआ था, फुल जान लगा रहा था। वो बस सोच रहा था कि कैसे ना कैसे कि जो जायंट की विल है ना, कैसे भी स्प्लिट हो जाए, एक बार और हिस्सा हो जाए, इसका एक बार और हिस्सा हो जाए बस। लेकिन जायंट सन की जो विल थी, स्प्लिट करने का ऑप्शन ही कंसिडर नहीं कर रही थी। ये देखकर फेंगीवन के अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत लग रहा था कि यार ये तो दिक्कत वाली बहुत बात है। अपोनेंट कोई गलती नहीं कर रहा था, इसलिए फेंगीवन का सिचुएशन और भी ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा था। अभी के मोमेंट में जायंट सन का बिल्ड ज़्यादा पार्ट 88 रैंक बिल्डिंग के बाहर था। हेवनली ट्रिबुलेशन और अर्थली कैलेमिटीज़ को फेस करते हुए बिल्डिंग को बचाने के लिए सिर्फ 2 पोर्शंस बचे थे। एक पोर्शन फ्लाइंग बियर पैंथम से लड़ रहा था, दूसरा फेंगीवन और ताई बायोशन के साथ कम्पीट कर रहा था, और 88 रैंक बिल्डिंग को रिफाइन करने के लिए जो सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस था, जो इस बिल्डिंग का एक्चुअल ओनरशिप दिखाता था, उसमें ओरिजिनली सिर्फ एक छोटी-सी गोल्डन ट्रेस थी। लेकिन वो ट्रेस बंद कर पूरे बिल्डिंग को एकदम पाम साइज़ की हो चुकी थी। यानी मान लो कि वो जो ट्रेस है ना, एकदम बढ़ गई थी और थोड़ी बहुत ना पाम साइज़ की हो गई थी। छोटी अभी भी है, पहले एकदम छोटी-सी ट्रेस थी, ऐसा मान लो डॉट, एक डॉट जितनी, लेकिन अब पाम साइज़ की हो चुकी है, यानी अपने हाथ की हथेलियों के बराबर हो चुकी थी वो, यानी बढ़ रही है वो। फेंगयुआन और ताई बाइशेंग ऑलरेडी अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ कर चुके थे, दोनों काँप रहे थे, चेहरे पर व्हाइटनेस आ चुकी थी, पसीने में एकदम भीग चुके थे, लेकिन फिर भी वो जायंट सन की विल के रिमेनिंग जो एक्सपेंशन था, यानी बढ़ती हुई जो चीज़ थी, इसको रोकना कंसीडर कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। जायंट सन की विल बहुत पावरफुल थी। ताई बाइशेंग का ऐसा लग रहा था जैसे वो एकदम किसी पहाड़ के अगेंस्ट खड़ा हो, क्योंकि भाई पहाड़ ही है अपना जायंट सन, तो टोटली हेल्पलेस और होपलेस फील कर रहा था। इवन फेंगयुआन जो एक डेमोनिक हेड था, स्टिल लाइक विल पावर के साथ था, उसके दिल में भी एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ एकदम डिजेक्शन सा भर गया था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन आएगा जब जायंट सन की विल फिर से फुल कंट्रोल ले लेगी 88 रैंक बिल्डिंग का, और उस पॉइंट पे फेंगयुआन उसके साथियों का गेम ओवर हो जाएगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फेंगयुआन अब इस सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस में इतना डीपली इन्वॉल्व्ड हो गया था कि अब वो और कुछ कर ही नहीं सकता था। उसका बेस्ट बैटल एसेस था ये जो फ्लाइंग बियर पैंथर में गू, वो और ऑलरेडी जो बैटल में लगा हुआ था। ताई बाइशेंग सिर्फ एक टेम्परेरी अलायंस मेट था, तो फेंगयुआन ने ट्रिक करके उसे साथ ले आया था। वो भी इस मोमेंट में बिज़ी था, जायंट सन की विल के अगेंस्ट, मतलब उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो खतरनाक हो, लेकिन अभी उसे पता नहीं है क्या किया जा सके। ये बोलना सही होगा कि जो स्प्रिंग ऑटम सिगाडा के अलावा फेंगयुआन अपने सारे के सारे ट्रम्प कार्ड्स थे वो ऑलरेडी यूज़ कर दिए थे। फेंगयुआन दिल में सोचता हुआ कहता है, क्या मुझे अब स्प्रिंग ऑटम सिगाडा यूज़ करना पड़ेगा? ये थॉट उसके दिमाग में आ गया, लेकिन तुरंत ही उसने इसे रिजेक्ट कर दिया। फेंगयुआन दिल में कहता है, स्प्रिंग ऑटम सिगाडा इमॉर्टल गू ज़रूर है, लेकिन इसका कोई भी श्योर शॉट सक्सेस रेट नहीं है। मैं फेल भी हो सकता हूँ, मेरा एकदम भाई डेथ और बैड लक तो अभी चल भी रहा है, तो समझ सकते हो ना दिक्कत हो जाएगी। और जो भी मतलब जो मेरी जो बची हुई है जो आत्मा या कॉन्शियसनेस को जो होती है ना, क्या कहते हैं इसको? अरे जो भी होता है, जो मन होता है यार, मैं इसका वर्ड भूल गया हिंदी वाला। वो स्प्रिंग वाटर सिगाडा में जाएगा और तभी टाइम रिवर में जाएगा, उसे अपस्ट्रीम में जाएगा, ट्रैवल करेगा, और अगर वहाँ पे कोई दिक्कत हो गई तो मैं तो खत्म भाई।
चांसेस तो 10% से भी कम होते हैं, हम जानते ही हैं। तो फिर अब करे क्या? ताई बाइशेंग कहता है, फेंग युआन हमें कोई चांस नहीं लग रहा है, चल भाग लेते हैं, फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल गो का यूज़ करके हम वापस तेरे ब्लेस्ड लैंड में जा सकते हैं। फेंग युआन सोचता हुआ कहता है, क्या सच में मुझे भागना पड़ेगा? अगर पीछे हट गया तो जायंट सन की विल तुरंत बिल्डिंग को कंट्रोल ले लेगी और उसके बाद उसकी जो ये जो है ना, ये जो कर रहा है वो फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल को एक्टिवेट भी हो पाएगा, यानी समझ रहे हो? अगर उसने यहाँ पे थोड़ा भी, जैसे ऐसे मान लो दोनों लोग रस्सी खींच रहे हैं, अगर यहाँ से जैसे ही ढील दी, कुछ कुछ 0.0 सेकंड वाली बात चलेगी, 0.0 सेकंड वाली बात, और एकदम से कुछ नहीं कर पाएँगे, कुछ भी कर सकता है वो बंदा, क्योंकि ये बिल्डिंग के अंदर है, बाहर नहीं। और दिक्कत थी ना, ये हो नहीं पाएगा, इसलिए फेंगवन सोच रहा था, क्योंकि देखो हो भी सकता है और नहीं भी, और ज़्यादा चांसेस है कि नहीं हो पाएगा। फेंगवन के एकदम दिल में ना थोड़ा बहुत कुछ लग रहा था, वो सोच रहा था कि क्या करा जाए। इतने टाइम से जो प्लान बनाया था, इतना सब कुछ सोचा था, हर चीज़ परफेक्टली एग्ज़ीक्यूट की थी। विक्ट्री सिर्फ़ एक कदम दूर थी, फॉर्च्यून उसके बिल्कुल सामने था और सिर्फ़ एक टाइनी स्टेप बचा हुआ था। फेंगवन सोचता है, मैं इतनी ईज़िली गिव अप नहीं करने वाला, वेट। उसका एक्सप्रेशन सडनली से चेंज हो गया, यानी जो एक्सप्रेशन था कुछ चेंजेस आए, उसे लगा, उसके दिमाग में कुछ आया। उसके दिमाग में ना माँ होंगी उनका एक थॉट फ्लैश हुआ। फेंगयॉन कहता है, मेरे पास कोई ट्रम्प कार्ड नहीं बचा, लेकिन इस चेस पीस का यूज़ तो मैं कर ही सकता हूँ। एक सडन इंस्पिरेशन आई। अब उसने किसी भी डाउट को साइड में रख दिया जो उसके मन में आ रहा था, अपने विंग्स को फ्लैप किया और सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस लेके हवा में उड़ गया। ताई बाइशेंग कहता है, कहाँ जा रहे हो? फेंगयॉन कहता है, बस फॉलो कर। फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल को उसके पास था और उसी ने उसे रिफाइन भी किया था। तो अगर ताई बाइशेंग एस्केप भी करना चाहता तो भी फेंगयुआन के सपोर्ट के बिना वो नहीं कर पाता अकेले, यानी धोखा नहीं दे सकता ताई बाइशेंग यहाँ पे ना जायंट सन की व्हेल ना उन्हें देख लेती है, तो वो कहती है, भागना मत सोचना, ये भागने की जो तुम सोच रहे हो। वो रिवर जैसा जायंट सन का व्हेल घूमता हुआ ग्राउल करता है, अपने आप को एकदम तोड़ता हुआ फिर से जोड़ता है। फ्लाइंग बियर पैंथम के पास से एकदम निकल के सीधा फेंगयुआन और ताई बाइशेंग की तरफ चार्ज करता है। फ्लाइंग बियर पैंथम भी तुरंत रिएक्ट करता है और सीधा उसके पीछे लग जाता है। फेंगयुआन हल्की सी सांस के साथ डायरेक्शन चेंज करता है, इधर से उधर जिगजैग चलने लगता है। फ्लाइंग बियर पैंथम फिर से उसकी साइड में आ जाता है। फेंगयुआन यहाँ पे फाइट करते हुए भाग रहा था, दोनों साइड से बार-बार रुक के लड़ता था। कभी जायंट सन की विल आगे निकल जाती थी और कभी फेंगयुआन निकल जाता था, और कभी पैंथम ये जो था अपना बियर पैंथम वो उसे रोकता था। रास्ता फुल टेंशन से भरा हुआ था, लेकिन एक्चुअल में कोई भी बड़ा डेंजर नहीं होता। चाहे आसपास कई सारे ट्रू इनहेरिटेंस से रैंडमली फ्लाई कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस का ऑरा इतना स्ट्रांग था कि कोई भी उसके आसपास क्लोज आने की कोशिश नहीं कर रहा था। फ्लाइंग बियर पैंथम को शील्ड बना के फेंगयुआन इजिली मूव करता है और जायंट सन का विल उसका पीछा कर रहा था, एकदम स्लो स्पीड कर रहा था, पीछा कर पा रहा था लेकिन रोक नहीं पा रहा था। लेकिन ये जो फेंगयुआन था वो भी उसी हालात में था, भले वो एकदम भाग पा रहा है, बच पा रहा है, लेकिन दिक्कत तो उसे अभी भी है। वो ताई बाइशेंग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जायंट सन के विल के पार्ट जो 88 रैंक बिल्डिंग को रिफाइन कर रहा था, विल के इस वॉर में फेंगयुआन और ताई बाइशेंग दोनों हेवनली सप्रेस हो चुके थे। गोल्डन लाइट कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी और इनका जो हारना था पक्का लग रहा था। ऐसा मान लो यहाँ पे ना ये जो विल है वो एक तरीके का डाउनलोड वाली फाइल है, और यहाँ पे फेंगयुआन ने तो कर रखा था करीबन 70-80% डाउनलोड। और फिर क्या हुआ, ये जो जायंट सन की व्हील एक्टिवेट हो गई, उसने पहले 5% डाउनलोड करा, फिर 10, फिर 15%, अब 20% कर लिया, और धीरे-धीरे वो डाउनलोड करे जा रहा है। जैसे 100% डाउनलोड हो जाएगा, पूरी फाइल उसकी हो जाएगी। फेंगमेन कहता है, तो तू यहाँ छुपा था? जैसे उसकी नज़र लकपात ट्रू इनहेरिटेंस पे पड़ती है, वो ज़ोर से हँस पड़ता है। जायंट सनकाविल कहता है, तुम क्या कर रहे हो? वो रिवर जैसा जायंट सनकाविल एकदम पैनिक में चिल्लाता है, उसे कुछ गड़बड़ फ़ील हो रही थी। ताई बानशेंग भी एकदम कन्फ्यूज़ होकर फेंगयुआन की तरफ देखता है। फेंगयुआन कहता है, सोच के देख, अगर 2 सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस टकरा जाएँ तो क्या होगा? ये सुनकर ताई बानशेंग के चेहरे का जो रंग था उड़ जाता है। फेंगयुआन की ये पागलपन उसके दिल को हिला देता है, लेकिन जब उसने थोड़ा सोचा, उसकी आँखों में एक चमक आ गई। ये आइडिया सच में ब्रिलियंट था। वो और फेंगयुआन अब पीछे नहीं हट सकते थे। जो ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लैंप उनके हाथों में था, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। अगर उसे मतलब छोड़ते तो तुरंत वो मर जाते, और अगर नहीं छोड़ते तो धीरे-धीरे मर जाते। वही मैं कह रहा हूँ ना, 0.1 सेकंड लगेगा बस उसे, जैसे ही फेंगयुआन अपने हाथ से छोड़ेगा वो पूरा रिफाइन कर लेगा। लेकिन अभी देखते हैं क्या होगा। लेकिन अगर दोनों सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस टकरा जाएँ तो अंजाम सोचना थोड़ा मुश्किल है। इस आइडिया ने इवन जायंट सन की जो विल थी उसको भी थोड़ा बहुत उसका पेशेंस तोड़ दिया, वो भी चिल्लाने लग गई थी ना। मा होंगिन कहता है, तुम दोनों यहाँ मत आना, वो ज़ोर से चिल्लाता है। ज़ाओ लिया ने उनको टाइटली अपनी बाहों में पकड़ के रखा था। लेकिन इस सीन में मा और ज़ाओ दोनों सबसे वीक थे। अगर उनकी एक्सट्रीम लक उनके साथ नहीं होती तो वो कब का इस इंटेंस बैटल में मर चुके होते, जो कि हम जानते हैं उनकी चटनी बन जाती। लक और कोइंसिडेंस की वजह से लक पार्ट ट्रू इनहेरिटेंस उनका गार्डियन एंजल बन चुका था, लेकिन अब वो ट्रू इनहेरिटेंस के ड्यूल डोमेन के अंदर पुश हो चुका था। वहां जाके लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस का थ्रेट ऑलमोस्ट 0
ज़ीरो हो चुका है। आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि ये जो शेड्यूल डोमेन है ना, इसके अंदर एक तरीके से उनको बंद कर देते हैं यार, इसलिए। और जायंट सन के विल के लिए फेंग युआन को डील करना ईज़ी विन बन गया था, एक ईज़ी विन बन गया था। अगर जायंट सन की विल को उस इनहेरिटेंस को बचाना होता और फेंग युआन उसे फ़ोर्सफुली बिज़ी रखता, तो मा और ज़ाओ कब के गेम ओवर हो चुके होते। यानी मा होंगयुन यहाँ सेफ था, तो वो भी इनडायरेक्टली फेंग युआन और ताई बाइशेंग की वजह से ही था। लेकिन अब फेंग युआन खुद सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस के साथ यहाँ आ गया था। ज़ाओ लियानुन कहती है, ये क्या कर रहा है? वो बैरियर के पास एकदम एकदम घबराहट वाले टोन में कह रही थी। बोलती है, उसकी आँखों के सामने फेंग युआन एक कोल्ड स्माइल के साथ क्लियर देख रहा था उसको। जायंट सन का विल कहती है, "नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुको, रुको।" वो पीछे से वो रिवर जैसा एकदम पागलों की तरह चीखता हुआ आ रहा था, वो पैनिक में था। अगर ये दोनों सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस टकरा गए, तो दोनों के बहुत बड़े लेवल पे डैमेज होने के चांसेस हैं। फेंग युआन तो हैंडल हैंडल कर लेगा, क्योंकि वो तो सीधा हाथ खड़ा कर देगा, छोड़ देगा सब कुछ। और जो हैंडल करना होगा, यानी सबसे बड़ा नुकसान जिसको होगा, वो इस विल को होगा। और ये विल इतना दम देखो, पहले अगर इसका पूरा जो बाहर है ना, 80% बाहर हिस्सा है इसका, बाहर लड़ रही है जो ट्रिब्यूलेशन और कैलेमिटीज़ से, अगर वो अंदर होता ना, तो जैसे-तैसे सँभाल लेता। लेकिन यहाँ पे जो हिस्सा है वो इतना नहीं है भाई, इतना थोड़ी ना है हिस्सा, कम हिस्सा है, बचा हुआ 20% हिस्सा है जो अंदर, और वो भी हिस्सा इधर से उधर कामों में लगा हुआ है, आधा रिफाइन करने में लगा है, बियर पैंथम से लड़ रहा है, फेंग युआन को झेलना है। यानी समझ रहे हो ना, दिक्कत वाली बात है। और उस वक़्त सिर्फ लक पार्ट ट्रू इनहेरिटेंस से नहीं, बल्कि 88 रैंक बिल्डिंग में इतना डैमेज हो सकता है कि सोच भी नहीं सकते। उस रिवर लाइक जायंट्स एंड विल के अंदर जितने भी थॉट्स थे, वो सब अपने आप एक्सप्लोड होने लगे थे। गोल्डन सैंड जैसा वो विल एक रिवर शेप में था, एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, और उसका जो बैटल स्ट्रेंथ था एटलीस्ट आधे से कम हो जाता है, आधे से भी ज़्यादा या कम, उससे भी कम। फ्लाइंग बियर पैंथम एंग्रीली ग्राउल करता है, लेकिन उस फ़ोर्स से वो पूरी तरह से सप्रेस हो जाता है। फेंग युआन एकदम टाइटली लॉक हो जाता है। सीन काफ़ी डेंजरस हो गया था। उसे अपना थोड़ा-सा फ़ोकस फ्लाइंग बियर पैंथम पे कंट्रोल करने में लगाना पड़ा था। वो खुद भी फाइट मैनिपुलेट करता है। 500 साल का बैटल एक्सपीरियंस अब काम आता है। उसके कंट्रोल में फ्लाइंग बियर पैंथम और भी ज़्यादा एजाइल हो जाता है। इंजरीज़ को इग्नोर करता है। जायंट सन की विल को फुल ब्लॉक कर लेता है। जायंट सन की विल कहती है, फेंग युआन, तू तो खुद की मौत बुला रहा है। तू मा होंगयुन को निशाना बना रहा है, लेकिन भूल रहा है कि उसके पास फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू है। जैसे ही तू उसके अगेंस्ट कुछ भी सोचता है, तेरी लक तुरंत डाउन हो जाएगी। चाहे तेरे पास हाफ इमॉर्टल बैटल स्ट्रेंथ हो, तू कुछ टाइम के लिए रेसिस्ट कर ले, लेकिन कितनी देर कर पाएगा, कितनी देर तक? मो याओ की विल कहती है, फेंग युआन, जायंट सन की विल बिल्कुल सही कह रही है। तुम बहुत ही केयरफुल, मतलब सही रहना, ध्यान से एक्ट करना, जो भी कर रहे हो सही से करना, ध्यान रखना है सब चीज़ें, ये बातें। फेंग युआन बस ऐसे देखता है और बिना हेजिटेशन के वो अपना कंटिन्यू रखता है। उसके लिए डेंजर के बीच में ही फॉर्च्यून छुपा होता है। जब तक केओस में एकदम जीत के नहीं निकलता, सर्वाइवल के चांस नहीं मिलता, तब तक क्या मज़ा। जब दोनों सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस के बीच में सिर्फ़ कुछ ही स्टेप बचे थे, उसी वक़्त हवा में ना रिपल्स आ जाते हैं, यानी एक तरीके से कुछ बबल्स आ जाते हैं, और वो डज़न्स ऑफ लोग एकदम से ट्रू इनहेरिटेंस के ड्यूल डोमेन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो सब फेंग युआन के फ्लाइंग पाथ के आगे अपीयर होते हैं, और उनमें से ऑलमोस्ट सभी उसके लिए पहले से एकदम नोन थे, यानी जाने-पहचाने लोग उसके सामने टपके थे यहाँ पे। ये एक में था ये लुई शैंग, गु गुआंगडोंग, बियान शिशुआन, और सबसे आगे था एक मस्कुलर बंदा जिसके हाथ हैमर जैसे थे। उसके रूथलेसली फेंग युआन की तरफ ही देखकर बोल रहा था, यानी और कोई नहीं, हाई लाओलान। और वो कहता भी है, तो फेंग युआन, ओल्ड इंस्ट्रक्टर जायंट सन ने तुम दोनों की हर एक हरकत दुनिया को बता दी है। तुम्हारा हर प्लानिंग एक्सपोज़ हो गई है, गेम ओवर। यही तुम्हारी डेथ होगी, और कोई नहीं। यहाँ पे जो चिल्ला रहा था फेंग युआन को जो चिल्ला रहा है वो हाई लाओलान ही है। ताई बाइशेंग का चेहरा तुरंत ही बदल जाता है। वो ऑलरेडी अपनी पूरी स्ट्रेंथ जायंट सन की विल को रोकने में लगा था। अब उसके पास कोई भी मूव नहीं बचा था। हाई लाओलान और बाकी के सब लोग एकदम अपीयर होना शुरू हो गए थे। यहाँ पे शायद उसकी मदद करने आए, और ये सब शायद कौन करेगा? जायंट सन की विल ही करेगी उसे बुलाने के लिए। जेंट्स की एकदम कहती है, हा 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 हा। वो पीछे से लाउडली हंस रही थी और परफेक्ट टाइमिंग बोल रही थी। हाउ लाउलान और अदर जितने भी थे ना, एकदम प्रेस कर रहे थे। ये क्लियरली जायंट सन की विल का मेन जो पार्ट था, जिसे थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन उसने लोगों को बुला ही लिया था। नॉर्मल सिचुएशन में हाई लाउलान, उसकी टीम की पावर जायंट सन की विल के लिए एकदम, मतलब वो होती है बेकार, टट्टी होती कि तुम तो टट्टी हो, हट, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन इस वक़्त, अभी के टाइम में, इस जगह पे ना ये सब एक तरीके से गेम चेंजर बन गए थे। जायंट सन की विल कहती है, फेंग युआन, ताई बाइशेंग, तुम दोनों का काम खत्म है। वो एंग्रीली चिल्ला रहा था और फिर से अटैक करता है।
अब फिर से इनिशिएटिव जो जायंट सन की जो विल के साथ ना एकदम चला गया था, यानी गेम अब उसकी तरफ आ गया था। ताई बेंशिंग कहता है हम हार गए। वो लंबा साँस लेता है, फेंग युआन की तरफ देखता है और हिम्मत जोड़कर बोलता है, जूनियर ब्रदर, मेरा प्राइमेसी में आ जाओ, चलो भाग चलते हैं। मेरे पास इमॉर्टल एसेंस है, तुम्हारे पास फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल। अभी हम जायंट सन की विल जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन है, और अर्थ कैलेमिटी से टकरा रही है, बिज़ी है। हम एस्केप कर सकते हैं, चांसेस हैं। फेंग युआन अपना जो हेड है स्लोली ऊपर करता है और कहता है, अब लेट हो चुका है। जैसे ही हम छोड़ेंगे 88 रॉन्ग बिल्डिंग फिर से जायंट सन की विल के कंट्रोल में चली जाएगी और ये बिल्डिंग इमॉर्टल गू को अब्सॉर्ब करने वाली है। इसका इफ़ेक्ट पूरा नॉर्थर्न प्लेन्स तक है। हम फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल गू मतलब भागेंगे भी तो कहाँ भाग पाएँगे, मतलब इतनी नहीं कर पाएँगे। पहली बात तो हम फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल्स गू से भागेंगे भी तो चांसेस हाई हैं कि हम फेल हो जाएँ, यानी फेल ही होंगे ज़्यादातर तो। ताई बादशाह कहता है मुझे पता है, उसका टोन अब एंग्ज़ायटी वाला था, लेकिन अब बस यही एक ही चांस था, रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर अभी डिले किया तो लास्ट चांस भी चला जाएगा। फेंग युआन की आँखों में हेसिटेशन दिख रहा था। वो दोबारा सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस की तरफ देखता है। उस ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लैंप में गोल्डन डार्ज़लिंग सी लाइट ऑलरेडी 1/3 तक आ चुकी थी और स्पीड से एकदम एक्सपेंड कर रही थी। फेंग युआन गहरी सी साँस लेता है। फेंग युआन कहता है, मुझे नहीं लगता हम यहाँ तक पहुँच जाएँगे। अगर हालात नॉर्मल होते मैं ये स्टेप कभी ना लेता। ताई बाएशेंग कहता है, जूनियर ब्रदर, क्या अभी तुम्हारे पास कोई और मेथड बचा है? उसका रिएक्शन था शॉक, थोड़ी-सी खुशी और डाउट, सब मिला के। वो देख रहा था फेंग युआन की तरफ। फेंग युआन बस अपना सर आसमान तो था नहीं, मतलब ऊपर की तरफ उठाता है और बस कहता है, वही जो उसकी लास्ट लाइन थी कि मैं ऐसे हालात में वो कभी स्टेप नहीं लेना चाहता था, लेकिन शायद मुझे मजबूर कर दिया गया। इस वक़्त ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन के अंदर मा होंगयुन, ज़ाओ लियान्युन जो एक दूसरे को पूरी तरह से एकदम डिपेंडेंट थे और लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस में प्रोटेक्शन में थे, उनके चेहरे पर पैनिक क्लियर दिख रहा था। फैंग युआन और ताई बाइशेंग दोनों के पास था वो सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस जो 88 रैंक बिल्डिंग के रिप्रेजेंट करता था। इन दोनों के बीच हाई लाओलान और उसके साथियों ने एक सॉलिड डिफेंस लाइन खड़ी कर दी थी और उनके पीछे रिवर जैसा जायंट सन का विल फ्लाइंग बियर पैंथम से फाइट कर रहा था। उससे भी बाहर जायंट सन का जो मेन विल था, असली विल, वो पूरे 88 रैंक बिल्डिंग को कवर करके खुद हेवनली ट्रिब्यूलेशन और आर्थिक कैलेमिटीज का सामना कर रहा था। सब कुछ सिर्फ जायंट सन के इनहेरिटेंस ट्रेजर को प्रेडेट करने के लिए कर रहा था। ताई बाइशेंग ने जैसे ही सुना कि फेंग युआन के पास अभी भी एक मेथड बचा है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तुरंत बोलता है, ताई बाइशेंग कहता है, जूनियर ब्रदर, तेरे पास कौन सा मेथड है, जल्दी यूज कर। फेंग युआन ने एक बिटर स्माइल दिया। सीनियर ब्रदर, सच कहूँ तो इस डेस्परेट सिचुएशन की वजह से मुझे मजबूरी में ये मेथड यूज करना पड़ रहा है। बस बस तू एक क्रूशियल मोमेंट पे मेरी सेफ्टी का ध्यान रखना। ताई बाइशेंग कहता है, ये तो कहने की बात ही नहीं है, हम एक ही सेक्ट के हैं ना। उसने तुरंत ही गारंटी किया। फेंग युआन ने हाँ में सिर हिला दिया और फेंग युआन कहता है, सीनियर ब्रदर, जायंट सन का विल इमॉर्टल वनरेबल जायंट सन का ही एक हिस्सा है, इसलिए इसे कभी अंडरस्टिमेट मत करना। अब अगर ये हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करे तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा। तू उसकी बात पे कभी भरोसा मत करना, कभी मत करना। ताई बाइशेंग थोड़ा सा कंफ्यूज होके कहता है, क्या जूनियर ब्रदर, हम एक फैमिली की तरह हैं, तू टेंशन मत ले, लेकिन तेरी टोन से लगता है तू इस मेथड को लेके काफ़ी अनश्योर है। अगर तू चाहे हम अभी भी फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को यूज़ करके यहाँ से निकल सकते हैं। फेंग युआन ने हल्की सी स्माइल दी और एक कॉन्फिडेंट से एक्सप्रेशन के साथ कहता है, हा 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 हा, सीनियर ब्रदर, तू बस देखते जा, ये मेथड का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि मैं जायंट सन की जो मेन विल को भी डैमेज दे सकता हूँ। बस बस थोड़ा सा सब्र रख। उन्होंने कोई भी गूवम यूज़ नहीं किया था अपनी कन्वर्सेशन को हाइड करने के लिए। सब कुछ क्लियर था, यानी वो सीधा सबके सामने बोला था। सब जो वहाँ मौजूद थे, सब एकदम शॉक्ड थे, डाउटफुल हो गए थे। ऐसा कौन-सा मेथड है जो जायंट सन की मेन विल को भी डैमेज कर सकता है? हाई लाओलान का फेस सीरियस हो गया था। वो देखता था, वो थोड़ा-सा वो उसे पता है भाई फेंग वेंग कैसा है, तो मतलब बिल्कुल अच्छे से नहीं पता, लेकिन इतना तो उसे समझ आ चुका है ना कि वो कोई खतरनाक ही बंदा है, जो चांग चैनल की बॉडी के अंदर है, वो जानता है। पर रियलिटी में काफ़ी स्मार्ट भी है वो, इसलिए बिना सोचे-समझे अटैक नहीं किया। सबकी नज़र के सामने फेंग युआन ने अपनी आँखें बंद कर ली। उसने धीरे-धीरे अपने हाथों को सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस से हटा लिया, जो अब तक लाइट एकदम ग्रिम में था। इसी रिएक्शन में ताई बाइशेंग पे प्रेशर एकदम से एकदम मल्टीपल हो गया, मल्टीपल से भी मल्टीपल।
वो शॉक में था, लेकिन शुक्र था फेंग युआन ने पहले ही उसे वार्न कर दिया था। ताई बानशेंग ने तुरंत ही अपने फुल पावर लगाई जायंट सन की विल के फियर्स अटैक को रेसिस्ट करने में। ताई बानशेंग कहता है जूनियर ब्रदर जल्दी से अपना मेथड यूज कर, मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। उसके चेहरे पे पसीने की बूंदें टपक रही थी। सिर्फ कुछ ही सेकंड के अंदर सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस जो लाइट रैम्प का जो गोल्डन लाइट था वो वॉलेंटली एक्सप्लेंड करने लगा। और एक भाई बहुत जितना बहुत बड़ा होने लग गया, क्योंकि जान रहे हो ना वो जो इनहेरिटेंस है ना, उसको पहले फैंगमैन ने पकड़ रखा था तो धीरे-धीरे वो फ़ाइल डाउनलोड हो रही थी। लेकिन अब क्या हुआ? उसने छोड़ दिया, हाथ उसे छोड़ चुका है वो। इसका मतलब अब पूरे स्पीड में वो रिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा है और बहुत स्पीड से धीरे-धीरे बड़े होने लग गई है। अब बड़ा हो रहा था भाई हिस्सा। हाई लेवल कहता है चलो देखते हैं इसकी ट्रिक का क्या है? लेकिन इस हाल में कोई भी मूव नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा करने वाला है ये। लेकिन फिर भी कुछ ही सेकंड निकल गए, फिर भी और भी ज़्यादा निकल गया। फेंगमान से कोई भी टेरिफाइंग मूव नहीं निकला। पूरा बैटलफ़ील्ड एकदम से थोड़ा-सा साइलेंस में चला गया। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, सिर्फ फ्लाइंग ट्रू इनहेरिटेंस की वुश-वुश साउंड आ रही थी जो इधर से उधर जा रही थी। ये लुई शेंग कहता है, "छोटी-सी टाइमिंग का ड्रामा था क्या? साला तू हमें उल्लू बना रहा है।" ये लुई शेंग दोबारा से कहता है, "ये जो बंदा चांग शैनन बन के आया है ना, असली में एक डेंजरस फ्रॉड है। मरने के बिल्कुल एज पे खड़ा है और फिर भी ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे उसके पास कोई बड़ी पावरफुल ट्रम्प कार्ड हो।" गु गुआंगडोंग कहता है सब लोग चलो इस जो ये जो मतलब ट्रेटर है ना इसको मार डालो। पर हाई लाओलान जो उनका लीडर था वो अभी भी वहीं खड़ा था। ना सिर्फ खड़ा था, उसका चेहरा अभी भी सीरियस हो गया था। ताई बानशेंग ने थोड़ा कन्फ्यूजन में फेंग युआन की तरफ देखा, वो सबसे पास था, इसलिए उसने क्लियरली फील किया था कि एक इनविजिबल हेवनली पावर फेंग युआन के आस-पास बन रही है। कुछ आ रहा है, कुछ हो रहा है। और धीरे-धीरे वहाँ से जो हवा थी उठ रही थी, वो हेवनली पावर ताई बानशेंग के लिए अननोन नहीं थी, क्योंकि उसी वक़्त पहले उसने खुद भी इसे एक्सपीरियंस किया था। यानी तुम समझ रहे हो? बिल्कुल, ये स्प्रिंग ऑटम सिगाडा नहीं है, ठीक है? स्प्रिंग ऑटम सिगाडा नहीं यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे कुछ और यूज़ हो रहा है। ताई बानशेन कहता है जूनियर ब्रदर तू इस वक़्त अपना प्राइमेसी तोड़ के इमॉर्टल बनने जा रहा है। उसके वर्ड्स ने वहाँ सभी लोगों को हिला दिया। एक गू मास्टर का मॉर्टल से इमॉर्टल बनने का एक जर्नी एक्सट्रीमली रिस्की होता है और यहाँ फेंग युआन ने इस डेंजरस मोमेंट में बिना किसी हेसिटेशन के अपना प्राइमेसी डिस्ट्रॉय कर दिया था। बंदे बोलते हैं क्या पागल हो गया है ये, अपनी हालात समझ रहा है क्या? ये सुसाइडल मूव है। तीसरा कहता है लगता है इसने हार मान ली है और इसी तरीके से अपनी मौत को चूज़ कर रहा है। कुछ सेकंड के लिए ही ये लुई शेंग और उसके टीममेट के दिमाग में सिर्फ कन्फ्यूजन और डिसबिलीफ था, लेकिन अगले ही सेकंड जायंट सन की विल की फ्यूरियस रोर पूरे ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में गूंज उठी, क्योंकि वो समझ गया और मैं भी समझ गया कि यहाँ पे उसका कुत्ता बनने वाला है। क्यों बनेगा? क्योंकि जब भी कोई इमॉर्टल बनेगा तो इसका मतलब क्या है? एक ट्रिबुलेशन, एक कैलेमिटी आएगी और जब वो कैलेमिटी आएगी तब होगा बवाल। जायंट सन की व्हेल कहती है फेंग युआन मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू बड़ी ही बुरी मौत मरेगा। तू इस वक़्त अपना प्राइमेसी तोड़ रहा है ताकि हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटीज़ को अट्रैक्ट कर सके। तू सच में 88 रॉन्ग बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। सब लोग इस गंदे इंसान, इस पापी इंसान को जल्दी से मारो। हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटीज़ में ऑलरेडी चेंजेस आने लगे हैं। यानी यहाँ दिक्कत आ रही है। यहाँ पे जो कैलेमिटी आई पड़ी थी ना, ऊपर से और कैलेमिटी आने वाली है। इस बार उसके जो वर्ड्स थे इतना इतना शाउट था कि क्या बताएँ। सब सुन एकदम हर एक इंसान को सुन सकता था वो वर्ड। सिर्फ़ शेड्यूल डोमेन में इतने गूंज उठे थे वो वर्ड। क्योंकि हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थ कैलेमिटीज़ का फ्यूज़न एक सिंपल नहीं है। 1 + 1 2 नहीं होता इसमें, ठीक है? समझ जाओ। ये जो 1 + है 1 2 नहीं होता। जैसे वो ब्लिज़्ज़र्ड जो हर साल में ना, जो करीबन हर साल कह रहा हूँ, यानी 10 साल में जो एक बार आता है, पूरे नॉर्थर्न प्लेन्स में तबाही मचाता है, वो अपनी रेंज बढ़ाता है, प डैमेज भी ज़्यादा नहीं होता है। मोराज़ भी कुछ स्पेशल जैसे होते हैं ना, जो मोराज़ कहता हूँ, जो मॉर्टल्स होते हैं, वो कुछ-कुछ प्लेसेस में जाके ना अपने आप को बचा लेते हैं। तुमने सुना होगा वार्म पॉन्ड वैली, याद होगा वो गर्म गरम वाली जगह जहाँ पे जैसे-तैसे लोग सर्वाइव कर सकते हैं, याद होगा। वही जो चीज़ है, ऐसे टाइप की कुछ जगह है जहाँ पे बच सकते हैं। तो वही बताया जा रहा है। जो ब्लिज़्ज़र्ड आता है, लोग कहीं न कहीं जाके बच जाते हैं। मॉर्टल्स कुछ-कुछ केसेस में बच जाते हैं अगर इम्पोर्टेंट लोग हैं, अदरवाइज़ तो मारे ही जाते हैं। ताई बानशेन के इमॉर्टल बनने में जो लाइटनिंग बॉस और रेस्टेनिंग स्मोक आए थे, वो मोस्टली विल को टारगेट करते थे। सिर्फ जायंट सन के विल के लिए प्रॉब्लम थे, यानी ज़्यादा उसको ही दिक्कत देंगे। पर जब ये दोनों मर्ज हुए तो एक बड़ा-सा स्नो ट्रबुलेशन लाइटनिंग बन गया, क्योंकि 10 साल वाला विज़र्ड मिल गया और ये जो ताई बानशेन के जो कैलेमिटीज़ और ट्रबुलेशन आया था, ये भी मिक्स हो गए। तो यहाँ पे 1 + 1 2 नहीं हुआ, ये 1 + 1 + 1 हो गया और 3 हो गया यहाँ पे। अब 1 + 1 + 1 + 1 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा यहाँ पे। और ये तो टॉप 10 मोस्ट डेंजरस
स्पेशल स्कैटाफोरस में से एक था। यानी जो 1+1 2 था, फिर ये ब्लिज़्ज़ार्ड आया तो 1+1 3 हो गया। लेकिन वो जो 1+1 3 हुआ ना, एक तरीके से वो जो 3 है, उस 3 के ऊपर एक पावर लगी है 2 की। तो समझ जाओ, ये थोड़ी-सी मैथ वाला मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो तुम समझ जाओ यार, दिखने में 3 है लेकिन ये 6 है और ऊपर से 2 और जोड़ लो। तुम बोलोगे 6 7 8 है, नहीं वो इस 8 नहीं होगा, वो 10 हो जाएगा। इसका पावर टेरिफाइंग लेवल का होता है। जायंट सन का व्हील उसे रेसिस्ट करने के लिए ऑलरेडी हेवी कॉस्ट दे रहा था और अब फेंगयुआन ने नया ट्रबलेशन उसमें ऐड हो गया, तो दोनों मिलके और भी ज़्यादा पावर जनरेट करने लगेंगे। तो वो रिज़ल्ट तो भाई डिस्ट्रक्शन लेवल का होगा, यानी गई बिल्डिंग, गया जायंट सन, सब गया। भाई ने बात सही बोली थी, जो अपना नहीं हो सका तो वो किसी का भी नहीं होगा। इवन जायंट सन की विल एक इमॉर्टल वल्नरेबल के विल होने के बावजूद अब खुद डरने लगा था, क्योंकि चाहे वो गू इमॉर्टल को मार सकता हो, पर एक हेवन की पावर के सामने वो कुछ नहीं था, यानी वो है बस नथिंग। तभी आवाज़ आती है, जल्दी करो, ओल्ड एज सेक्टर ने हमें हुक्म दिया है जल्दी अटैक करने का, फॉलो मी, इन दोनों को खत्म कर दो, नॉर्थर्न प्लेन्स के हीरोज़। इन आउटसाइडर को एकदम मीट पेस्ट बना दो, ये चिल्ला रहे थे। हाई लाओला और बाकी के सब लोग एकदम से होश में आए और जायंट सन के विल के कमांड के अकॉर्डिंग एक्शन में आ गए। सब गुस्से में एक साथ चार्ज मारने लगे। अभी वो लोग पास में ही नहीं पहुंचे थे, उनके गोवम ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके थे और एक ज़बरदस्त अटैक पूरे खतरनाक तरीके से बन चुका था। स्ट्रेंथ पाथ के पैंथम्स गुस्से से भरे, एकदम फेरी स्नेक्स, डरावने स्वॉर्ड लाइट्स और पूरे व्हाइट स्नो में एकदम बिखरे हुए अलग-अलग तरीके के अटैक्स हर तरफ से आ रहे थे, जो इकट्ठा भी धीरे-धीरे हो रहे थे। वो किसी नए एकदम होता है ना, फायरवर्क की तरह आ रहा था। डेथ बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन ताई बाइशेंग ने एक सेकंड के लिए भी ध्यान उधर से हटाया नहीं। उसका सारा फोकस जायंट सन की विल के पोर्शन को सुप्रीम टू इनहेरिटेंस के लाइट लैम्प में रोकने पर था। फेंगयुआन ने अपनी आंखें खोली, फ्लाइंग बियर पैंथम को कंट्रोल करा और अपना किलर मूव एक्टिवेट किया। फेंगयुआन कहता है, 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग। अगले ही पल वो एक जायंट आर्म मॉन्स्टर बन गया। उसकी प्रेजेंस इंक्रिप्ट हो गई। उसकी जो फाइटिंग स्पिरिट एकदम जल उठी। फ्लाइंग बियर पैंथम ने एक दर्द भरी चीख मारी और अपना मैसिव बॉडी यूज़ करा शील्ड बनाने के लिए, सब अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए। यानी सारे अटैक्स ब्लॉक हो गए। वो रिवर जैसे जायंट सन की विल फ्री हो चुका था और सीधा फेंगयुआन पे अटैक कर आ गया था। फेंगयुआन ने ताई बाइशेंग को प्रोटेक्ट किया और जायंट सन की विल के सामने खुद जाके खड़ा हो गया बिना डॉज के और बूम आवाज़ आई। दोनों साइड्स टकरा गए। एक्सप्लोजन के साथ चारों तरफ से गोल्डन स्पार्क्स बिखर गए। स्पेशल विल काफ़ी सारी टूट गई और हवा एकदम इधर से उधर बिखर गई उधर। फेंगयुआन भी हैवी इंजर्ड हो गया। उसके 6 आर्म टूट गए, चेस्ट के अंदर एकदम दब गए और जो राइट वाला हिस्सा था वो तो गायब ही हो गया। जायंट सन की विल कहती है, फेंगयुआन इस बार तेरा मरना पक्का है। तो इस टाइम पे गो इमॉर्टल बनने की हिम्मत कैसे कर गया? क्या तू खुद को इमॉर्टल वनरेबल का पुनर्जन्म समझता है? तू खुद मौत को बुला रहा है। मैं तुझे उस तक ले जाने में बिल्कुल हेल्प करूंगा ना। रिवर जैसे जायंट सन की विल ने एक बड़े पाइथन का शेप ले लिया जो सर्कल में एकदम घूम गया। पावर एकदम एक्यूमुलेट कर रहा था, पूरे बॉडी में एकदम डार्ज़लिंग गोल्डन रेडियंस से चमक रहा था। फेंगयुआन ने एकदम भाई साँस ली और रिप्लाई कुछ भी नहीं करा। उसकी बॉडी के जो टेरिफाइंग इंजरीज़ थे एकदम फास्ट रिकवर भी हो रहे थे और वापस से वो अपनी पावर गेन कर रहा था, क्योंकि अब वो हेवनली वो जानते हो ना, हेवनली ज़ॉम्बी किंग है, तो बन चुका है, इसलिए उसका उसको कोई पेन नहीं होता है। इसमें याद रखना, ज़ॉम्बी बन जाओगे, पेन कहाँ से होगा? और उसके अंदर की लाइफ एनर्जी डेथ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। इसी वजह से उसका रिकवरी स्पीड भी सुपर फास्ट था, बिना किसी रैंक 5 के हीलिंग गो के बिना। अब बूम बूम आवाज़ आती है। कोलाइज़न की काफ़ी इंटेंस वो आवाज़ आई, टकराए। फेंगयुआन ने एकदम जायंट सन की विल के जो बीच प्रॉपर बैटल भी चल रही थी। जायंट सन का विल कहता है, थीफ नीचे उतर अभी। एकदम से जायंट सन के विल ने फॉर्म ले लिया एक जायंट हैंड का, जो सीधा फेंगयुआन पे एकदम आ रहा था और फेंगयुआन के पीठ पे जो ईगल विंग्स थे वो डायरेक्टली पहाड़ जितने बड़े थे और बोन्स तक दिखने लगी थी और ईगल राइज गू यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। फेंगयुआन काफ़ी इंजर्ड था, लेकिन उसने 1 इंच भी बॉडी नहीं हिलाई, बल्कि उल्टा अपनी कमज़ोर सी जो बॉडी थी घुमाई और क्रैक की आवाज़ आई। इतना हार्ड ट्विस्ट किया कि कमर तक लिटरली ब्रेक हो गई। अपने इंजरीज़ की परवाह किए बिना फेंगयुआन ने हैमर जैसे फिस्ट को जायंट सन की विल की तरफ ज़ोर से मारा। अरे भाई साहब! ये वो वाला सीन नहीं लग रहा है? इसको मैं बनाऊँगा। इस सीन को थंबनेल में बनाने की कोशिश करूँगा। मंकी किंग जैसा वाला सीन है ये। बूम आवाज़ आई। एक मोमेंट में ही हवा में एकदम तेज़ी से घूमते हुए फिस्ट निकल गए, जैसे एक ड्रैगन रिवर उठा हो और एक वाइल्ड टाइगर पहाड़ों से कूद गया हो। जब तक जायंट सन की विल का हाथ स्प्लिट होता है, उससे पहले ही उस पर एक अटैक पड़ चुका था। पूरा विल अटैक से टूट गया था, काफ़ी डैमेज हो गया था। गोल्डन सैंड जैसे विल के टुकड़े एकदम हवा में इधर से उधर बिखर गए थे। उसी मोमेंट का फ़ायदा उठा के फेंगमैन एकदम लाइटनिंग की तरह
पीछे हट गया। जायंट सन की विल ने वापस से जो रिटेलिएट करने का वेट कर रहा था, लेकिन जब तक रिएक्ट करता फेंग युआन ऑलरेडी दूर जा चुका था। फेंग युआन कोई बैटल जंकी नहीं था, वो बिल्कुल एकदम कूल हेडेड था, एकदम से आइस जैसा। कभी फाइट के हीट में एकदम डिसीजन लूज करके पीछे हट जाता, कभी आगे। क्योंकि वो ईगो वाला बंदा नहीं है कि ये नहीं भाई लड़ूंगे ही लड़ेंगे, जीतेंगे मरेंगे, ये वाला नहीं। फाइट इज्जत से लड़ेंगे। जीतना ही मैटर करता है, ये नहीं मैटर करता कि तुम कैसे जीत रहे हो बस। फेंग युआन की कोई मतलब जानते हो ना बैटल जंकी नहीं है, तो इसलिए उसने ऑलरेडी अपनी सारी स्ट्रेंथ और यूज़ कर ली थी, और ये बैटल क्लियरली उसकी लाइफ की एकदम टफेस्ट बैटल में से एक था। पोस्ट रीबर्थ में दोनों ने थोड़ा रेस्ट लिया, कुछ ही सांस लिया, और फिर एक बार एक दूसरे की तरफ चार्ज करा। हाई लाउलन कहता है इमॉर्टल गु होने से क्या होता है, तू आज मरेगा। दूसरा बैटल पे हाई लाउलन का गुस्सा एकदम चिल्ला उठा था। स्ट्रेंथ पाथ के डजन्स ऑफ पैंथम सडनली रिट्रीट हुए और सीधा हाई लाउलन की बॉडी के अंदर घुस गए। उसका बॉडी उन पैंथम्स के साथ मर्ज हो गया और कुछ कुछ ही सेकंड में वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक जाइंट पैंथम में। वो पैंथम कम कम से कम 100 फीट से ज्यादा लंबा था। उसके मसल्स एकदम फूले हुए थे, अपीयरेंस पूरी तरह से हाई लाउलान जैसा ही था। जाइंट पैंथम हाई लाउलान एकदम कहता है फील माई किलर मूव। उसका थंडर जैसा आवाज आया और वो सीधा फेंग युआन बियर पैंथम की तरफ चार्ज कर गया, फ्लाइंग बियर पैंथम की तरफ। और उसका राइट फिस्ट उसके स्कल पे एकदम जोर से मारा। फ्लाइंग बियर पैंथम जो पहले से ही ये लुई शेंग और अदर्स के कंट्रोल में था, बिल्कुल रेडी नहीं था, वो घूमता हुआ नीचे जा गिरा। यानी वो उनसे फाइट कर रहा था, बीच में इसके ऊपर अटैक हुआ और वो गया, और स्मैश सी आवाज आई। जायंट पैंथम ने कंटिन्यूसली पंचेस बरसा दिए फ्लाइंग बियर पैंथम पे, और उसका जो बॉडी इतना पिटा असली फॉर्म भी पहचानना मुश्किल हो गया। फ्लाइंग बियर पैंथम ने गुस्से में काउंटर अटैक किया, लेकिन जायंट पैंथम का मूवमेंट काफ़ी मतलब खतरनाक था। जायंट पैंथम बोलो या हाई लाउरॉन एक ही बात है। उसने क्लोज कॉम्बैट में मास्टर लेवल मूव दिखाए थे। कुछ देर बाद फ्लाइंग बियर पैंथम का बॉडी एकदम से मैस बन गया, एकदम बीटन और क्रस्ट हो गया। जायंट पैंथम कहता फाइनल स्ट्राइक, और उसने अपना राइट लेग उठाया और एक एक्स की तरह नीचे मारा। बूम आवाज आई, जबरदस्त साउंड आया। फ्लाइंग बियर पैंथम हैंडल नहीं कर सका, उसका मैसिव बॉडी एकदम से गायब हो गया, गू फॉर्म में लौट आया और शेक करता हुआ उड़ गया। जायंट पैंथम ने इमॉर्टल गू को पकड़ा और एक इविल स्माइल के साथ फेंग युआन की तरफ देखा। ये लुई शेंग कहता हाई लॉलन की रियल पावर तो इस लेवल तक पहुंच चुकी है, ये तो स्कैरी है, वो इमॉर्टल गू को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर सकता है। मेरा हाल इंपीरियल कोड कॉन्टेस्ट में सच में जस्टिफाई था। सब लोग वाइडली उस चीज को देख रहे थे। हाई लॉलन का बैटर स्ट्रेंथ किसी भी एंगल से फेंग युआन से कम नहीं था, और कुछ एरिया में तो वो बेटर भी था, थैंक्स टू जाइंट स्ट्रेंथ, ट्रू मार्शल फिजिक, इसी की वजह से था। और फ्लाइंग बियर पैंथम एक मॉर्टल गू था, लेकिन उसके पास कोई भी गू वर्म का सपोर्ट नहीं था, और फेंग युआन भी उसे पर्सनली कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था, इसलिए हाई लॉलन का हाथ आना तो नॉर्मल ही था। फ्लाइंग बियर पैंथम डिस्ट्रॉय हो चुका था। ताई बायोशेंग अभी भी फुल पावर में जायंट सन की विल से फाइट कर रहा था, और फेंग युआन जो ऑलरेडी इंटेंस बैटल में था रिवर लाइक जायंट सन की विल के अगेंस्ट, अब वो बिल्कुल अकेला था और फुल डेंजर में था। हाई लाउलान जायंट पैंथम से कहता है, मतलब जायंट पैंथम एक ही है, जायंट पैंथम से क्या बोल दिया मैंने, एक ही है वो दोनों, वो बस एक ही लाइन कहता है, तेरे सर पे अच्छी शेप है, मैं इसे अपनी विक्ट्री ट्रॉफी बना के एकदम प्रिजर्व करके रखूंगा। यानी जो तेरे सर पे जो शेप है ना, वो अच्छी वाली शेप है। सर की शेप बता रहा है, यानी समझ रहे हो ना, स्कल, जो स्कल है ना, ये स्कल को फेंग युआन के रखेगा विक्ट्री का सिंबल बना के। वो स्लोली फेंग युआन की तरफ उड़ता हुआ आया। जायंट सन का विल कहता है फेंग युआन रेसिस्ट करना छोड़ दे, तेरे पास कोई वे नहीं है बचने का। चाहे उनका फाइट शॉर्ट टाइम के लिए हुआ हो, लेकिन जायंट सन का विल का जो साइज था आधा रह गया था। एक तरह से देखा जाए तो फेंग युआन ने इमॉर्टल वनरेबल की विल को इस स्टेट तक ला दिया था कि ये दिखा रहा था कि जो बैटल स्ट्रेंथ है ना कितनी इंसेन है। हाई लेवल के बराबर या कुछ एरियाज में उससे भी बेटर दिख रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो जायंट सन की जो विल है ना, पहले कितनी थी, अब थोड़ी कम हो चुकी थी पिट पिट कर। उसकी प्रॉब्लम थी उसका लक, ब्लैक कॉफिन जैसा बैड लक ऑरा एकदम फंसा हुआ था उसके अंदर। हर चीज उसके अगेंस्ट जा रही थी, चाहे जितना रिसोर्सफुल और ब्रेव हो, लग रहा था इस बार एस्केप करना इम्पॉसिबल है, यानी कुछ नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कुछ भी। फैंगमान बस यहाँ पे हंसता है, हा 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 हा। उसने जोर से हंसा, पूरा बैटलफील्ड उसकी आवाज एकदम सुन सकता था। उसकी हंसी एक अनमैच्ड ब्रेवरी दिखाती थी। फैंगमान कहता है जायंट सन विल, तू हर तरीके से मेरा स्पिरिट तोड़ना चाहता है, लेकिन मेरा दिल लोहे जैसा है, मेरी विल स्टील जैसी है। हमारी बैटल तो अभी शुरू ही हुई है। जायंट सन की विल ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, बस चुप हो गया। हाई लाउलान का स्ट्रेंथ पास जायंट पैंथम भी एक जगह फ्रीज हो गया था देखकर। ये समझ रहे हो ना,
जो हाई लेवल का स्ट्रेंथ पाथ जाइंट पैंथम भी है ना, एक जगह फ्रीज हो गया ये सब देखकर। फेंगियोन के आसपास ना हेवन और अर्थ क्यूआई एकदम मैनिफेस्ट होने लगा था। गू मास्टर जब इमॉर्टल बनने के लिए अपना प्राइमसी तोड़ते हैं ना, तो हेवन और अर्थ क्यूआई अट्रैक्ट होता है। और फेंगवन 88 रैंक बिल्डिंग के अंदर था, इसलिए थोड़ा डिले हुआ था। वो शॉर्ट डिले सबसे रिस्की और मोस्ट डेंजरस टाइम था, लेकिन फेंगवन ने सारी टेक्निक्स लगा दी थी सक्सेसफुल उस मोमेंट को पास करने के लिए, वो कर भी लिया। हेवन और अर्थ क्यूआई के आसपास नॉर्मल गू वर्म यूज नहीं किए जा सकते, अगर एक्टिवेट किया तो भाई बैकलैश होगा, समझ रहे हो ना। और ज्यादा सीरियस केसेस में तो इमॉर्टल गू भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। हाई लेवल ने सिर्फ मॉर्टल गू का यूज कर रहा था, इसलिए उसे रुकना पड़ा। और इसी के साथ फेंगयुआन इमॉर्टल एक्सेशन का प्रोसेस ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था। यानी अब फेंगयुआन यहाँ पे इमॉर्टल बनने वाला है। लोग चिल्ला रहे थे कि फेंगयुआन इमॉर्टल कब बनेगा, देखते हैं। आसमान का क्लियर और चमकदार हेवन क्यूआई, गोल्डन अर्थ क्यूआई दोनों और ज्यादा होने लगे थे। उन्होंने फेंगयुआन को चारों तरफ से घेर लिया था। हाई लॉन और बाकी लोग तुरंत ही पीछे हट गए थे। जाइंट सन का विल जो एक रिवर जैसा शेप में था, गुस्से में बार बार एकदम गरज उठा था, लेकिन वो बिना सोचे समझे अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। फेंगयुआन के साथ इंटेंस बैटल के बाद उसकी जो आधे से ज्यादा हिस्सा तो कम ही हो चुका था, क्योंकि एकदम मैस हो चुका था यार। वो जितना भी लड़ता, एक मान लो एक सैंड की तरह इंसान है, वो लड़ रहा है, और जब वो लड़ता है और उसको कोई डैमेज होता है तो उसका सैंड वाला हिस्सा कम हो जाता है। वो इंसान तो वैसे ही रहता है, लेकिन सैंड कम होती जाती है, और एक टाइम पे वो सैंड मैन छोटा होता जाएगा, छोटा जाएगा, और जो इसकी सैंड खत्म हो जाएगी तो वो भी खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना, वही सीन यहाँ पे था। वो कम हो रहा था ना, इसलिए उसकी हिम्मत भी नहीं है। जायंट सन की विल जो टेंशन में थी, वो कहते शिट, अब जब तक विल कोई हेल्प नहीं भेजती तब तक अकेला ही फेंगयुआन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बैटलफील्ड एकदम साइलेंट हो गया था। फेंगयुआन ने देखा कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक जा रहा है, तो उसने एक डीप सा मतलब सांस लिया कि अब चलो कुछ तो सही है। 88 रैंक बिल्डिंग के लिए चल रही कॉन्टेस्ट में काफी ट्विस्ट और टर्न के बाद फाइनली सिचुएशन क्लियर होने लगी थी। फेंगयुआन एकदम से टाइट रोप पे चल रहा था, ताकि मतलब समझ रहे हो ना, अगर वो नहीं भी चलेगा तो जीतना है यार, इसलिए चलना पड़ रहा है। नहीं चला तो दिक्कत। और कई बार गिरने से भी बचा था, अपना कंट्रोल ऑलमोस्ट खो बैठा था। अगर उसके पास ब्रिलियंट प्लान्स, एंडलेस ट्रम्प कार्ड ना होते तो वो कब का हार चुका होता। स्पेशली इस बार फेंगयुआन ने लिटरली अपनी लाइफ दांव पे लगाती थी, दोनों तरफ से बर्बादी रिस्क लेते हुए अटैक कर रहा था। एंड में फाइनली यहाँ पे मतलब जीतने का तो करना ही है, जीतने का तो सब कुछ करना ही है। अगर वो ये सब नहीं करेगा तो दिक्कत वाली बात आएगी। और यही उसका एक तरीका था। फेंगयुआन मन में कहता है, मेरा नॉर्थर्न प्लान स्ट्रिप अब अपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमैक्स पे आ गया है। अब इमॉर्टल बनने का मोमेंट सबसे ज्यादा मैटर करता है। ये बैटल जीतूंगा और या हारूंगा, ये ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका है अभी। फेंगयुआन ने फुल फोकस के साथ अपने माइंड को एकदम सेंटर में लाया, जैसे वो अपने मतलब जैसे उसने पहले बोला था। असली फाइट तो अभी शुरू हुई है, यानी अब वो स्टार्ट करेगा। ताई बाइशेंग एकदम साइलेंट टोन में कह रहा है, जूनियर ब्रदर थोड़ा संभल के रहना। उसकी आवाज में टेंशन था, आंखों में कंसर्न था, क्लियर दिखाई दे रहा था, दिल के अंदर फुल चिंता में एकदम डूब गया था। अभी अभी वो इमॉर्टल बना था, इसलिए वो क्लियर जानता था कि इमॉर्टल बनने का प्रोसेस कितना रिस्की होता है। उसके दिमाग में बस एक बात चल रही थी, अगर जायंट्स एंड विल की मदद नहीं होती तो मैं कभी इमॉर्टल नहीं बन पाता। हाँ, वो ये बात जानता है ना, क्योंकि विल ने मदद करी तभी तो ये बन पाया इमॉर्टल अपना ताई बाइशेंग। चाहे मेरे पास कितना भी ज़्यादा फाउंडेशन हो या एक्सपीरियंस हो, दिक्कत तो आई थी। ताई बाइशेंग मन में ही कहता है, जूनियर ब्रदर बहुत बहुत यंग और बोल्ड है, उसे ये रिस्क नहीं लेना चाहिए था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी उसे ये कदम लेने ही नहीं देता। बस दुआ करता हूँ कि शायद उसने मास्टर से थोड़ी गाइडेंस ली हो और किसी तरह से सक्सेसफुल हो जाए। फेंगयुआ ने ताई बाइशेंग की तरफ देखा, सिर हिला के कंफर्मेशन दिया, फिर उसने आंखें बंद की और अपने प्राइमेसी के अंदर ध्यान लगाया। नॉर्मल गो मास्टर गो इमॉर्टल्स के पास जरूर मतलब पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार अपना प्राइमेसी मतलब देखो, अगर खत्म हो गया तो एक ही बार मिलता है और एक ही बार यूज होता है। अगर तुम उसे तोड़ दोगे तो फिर समझ जाओ, या तो तुम मरोगे या तो सब गया। लेकिन फेंगयुआ ने थ्री किंग्स ब्लेसलैंड में एक बड़ी रिस्क अपॉर्चुनिटी ली थी, जैसे उसने एक बड़ा चांस मिल गया था। इस वजह से जब उसने अपना प्राइमल जो सेकंड प्राइमसी है ना, वो इमॉर्टल गो वो यूज करा था, तो उसके पास अब दो दो प्राइमल्स ही थे। अब बिल्कुल तुम भी समझ गए होगे, मैं भी समझ गया हूँ कि अब यहाँ पे क्या होगा अगर वो दोनों प्राइमसी से इमॉर्टल बना। 1+1+1+1+1+1 पता नहीं क्या हो जाएगा। इमॉर्टल कॉन्टेस्ट के बाद दोनों ही प्राइमेसी रैंक 5 के पीक स्टेज पे थे। क्रिस्टल प्राइमल एसेंस उनमें था। इमॉर्टल बनने के प्रोसेस में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है अपने प्राइमेसी को तोड़ना। फेंगयुआन ने अपना सेकंड प्राइमेसी तोड़ दिया था। नॉर्मल गो मास्टर्स जब
प्राइमेसी तोड़ते हैं, तो वो सिर्फ़ आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी पीछे जाने का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उनके पास सिर्फ़ एक ही प्राइमेसी होता है, लेकिन फेंग युआन के पास 2 थे। अच्छा, मुझे लगा इसने दोनों तोड़ दिए, अगर इसने दोनों तोड़े होते ना तो भाई कसम से अभी जायंट सन की विल का तो कुत्ता बन जाता गंदा वाला। क्योंकि वो कितनी कैलेमिटीज़ आती हैं यहाँ पे 1 2 आती हैं, अर्थी कैलेमिटी और ट्रिब्यूलेशन, तो 2 होती हैं ये। यहाँ पे 4 आ जाती है एक साइड से, तो गंदा कुत्ता बनता है। अच्छा उसने 1 ही तोड़ा है, वो भी सेकंड वाला, मेन वाले पे रिस्क नहीं लिया था। इसका मतलब ये है कि अगर वो इस ट्रिब्यूलेशन में फेल भी हो जाता है, तो सिर्फ़ एक प्राइमेसी चला जाता, दूसरा स्टिल सेफ रहता, और एक प्राइमेसी बचने का मतलब लाइफ सेफ है। यही था सेकंड प्राइमेसी का एक मेजर बेनिफिट। ताई बाइशेंग को ये बात पता नहीं थी, अगर वो जानता तो उसका जो मन की जो चिंता थी वो काफ़ी हद तक कम हो जाती, और तभी आवाज़ आती है, क्रैक, क्रैक, क्रैक। बिजली की तरह जैसे लाइटनिंग बोल्ट्स आसमान से गिरने लगे, डायरेक्टली इस जायंट सन की विल को टारगेट करते हुए। जायंट सन की विल एकदम चिल्लाते हुए कहते, फेंग युआन, तू गंदा, घटिया, नीच इंसान, तेरी मौत तो बड़ी खतरनाक होने वाली है। वो हर बिजली को रेसिस्ट कर रहा था, उसका गोल्डन सैंड जैसा विल बार-बार एक्सप्लोड कर रहा था। ये लाइटनिंग कुछ नॉर्मल नहीं थी, इसका शेप एक ट्राइडेंट जैसा था, इसका पावर मैसिव था, क्योंकि ये टॉप 10 कैटाफोरस में से एक था। नॉर्मली स्नो और स्नो वार ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग का इंटरवल काफ़ी बड़ा होता है। हर बोल्ट के बीच में 10 से 20 मतलब सांसों का टाइम होता है। लेकिन अब जब फेंग युआन ने अपना प्राइमेसी तोड़ दिया और हेवन और अर्थ की वाई को खींच लिया, तो एक नई हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थ कैलेमिटीज़ बॉर्न हो रही थी। ये दोनों हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थ कैलेमिटीज़ मर्ज हो गई थी वंस इन अ 10 ईयर ब्लिज़र्ड के साथ। पहले भी मर्ज हुई, दोबारा भी मर्ज हुई, मर्ज पे मर्ज हो रही है। इस वजह से स्नो डिजास्टर का पावर इंसेन लेवल पर चला गया। स्नो वार ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग अब भाई अब लिटरली अपने एकदम खतरनाक मोड पे आ चुकी थी। ओवर एक्साइटेड होकर एक के बाद एक बोल्ट ड्रैग कर रही थी। सांस लेने का तो टाइम ही कम हो गया था। बहुत कम था, बहुत ही ज्यादा कम। हर बार जायंट सन की विल से रेसिस्ट करता, एक ह्यूज लॉस उठाना पड़ता, लेकिन वो बैटलफील्ड छोड़ भी नहीं सकता था। 88 रॉन्ग बिल्डिंग को अब उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत थी। अब तक इस बिल्डिंग के ऑलमोस्ट सभी फैक्शन खत्म हो चुके थे। ये सिर्फ एक खाली सेल बन चुकी थी। अगर जायंट सन की विल ने अपना प्रोटेक्शन हटा लिया तो 1 सेकंड में ही पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी, समझ रहे हो ना? खत्म हो जाएगा सब। ये बिल्डिंग जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल की लेगेसी थी, जिसमें जायंट सन का विल उसका कंट्रोलर था। इसका मेन मिशन जायंट सन की विल को मजबूर करता था कि वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थ कैलेमिटीज को फेस करे डायरेक्टली, और इसी वजह से जायंट सन की विल फेंग युआन का प्रोटेक्टर बन गया था एक तरीके से इनडायरेक्टली। वो प्रोटेक्ट करना नहीं चाहता, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इस वजह से जिस दुश्मन से वो सबसे ज़्यादा नफ़रत करता था, उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था, उसकी इमॉर्टल एक्सेशन में हेल्प कर रहा था। बस इस सिचुएशन की मजबूरी थी, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा, इंसल्ट एकदम एक्सट्रीम लेवल पर था। जान रहे हो, किसी इमॉर्टल वल्नरेबल यानी रैंक 9 वाले बंदे की बेइज्जती करना, भले वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन बेइज्जती तो बेइज्जती होती है भाई। जायंट सन का विल गुस्से में चिल्लाता है, फेंग युआन तू घटिया इंसान, जब इस रेवोल्यूशन से जिंदा निकल गया ना मैं, तो तेरी हर एक नस काट दूंगा, तेरा खून पीऊंगा, तेरा मांस फाड़ दूंगा, चबा जाऊंगा। कुछ भी बोले जा रहा है भाई ये। तू जिंदा नहीं है, मरे हुए घटिया इंसान। थंडरबोल्ट के लाउड ये जो साउंड के बावजूद उसका गुस्सा क्लियर सुनाई दे रहा था, लेकिन उसका गुस्सा सडन शॉक में बदल गया था। जायंट सन का भी सरप्राइज था। ये तो केओटिक है, ये तो केओटिक ब्रीचनिंग तिथ है। आसमान में ना जहाँ लाइटनिंग और थंडरबोल्ट फुल ब्लास्ट कर रहे थे ना, वहाँ अचानक 18 ब्लैक स्पाइरल्स पेयर हुए। 18 ब्लैक स्पाइरल अपीयर हुए थे। ये कुछ खतरनाक चीज थी, अजीब सी। वो स्पाइरल तेजी से ना घूमने लगे थे और रैपिडली साइज में बड़े होने लगे थे। हर स्पाइरल के अंदर एक जाइंट स्नो वाइट बीस्ट टूथ बनने लगा था। टोटल 18 बीस्ट टीथ, हर एक बिल्कुल स्नो जैसा सफेद, साइज में एशियन ट्री जितने बड़े, यानी 30 मीटर टॉल। वो सब एक ही मोमेंट का वेट कर रहे थे स्ट्राइक करने के लिए। जायंट सन के विल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डेंजर का सिग्नल आ गया था। केओटिक ब्रीचिंग टीथ भी टॉप 10 कैटाफोरस में आता है, और इसका रैंक स्नो वार ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग से भी हायर है। इसका पावर उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग होता है। जायंट सन का विल एकदम इंटेंस थॉट आता है उसके अंदर। अगर इस सब 18 केओटिक ब्रीचनिंग टिथ ने एक साथ अटैक कर दिया, तो मैं उन्हें रेसिस्ट नहीं कर पाऊंगा। मुझे इन्हें पहले ही डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जायंट सन के विल का जो बैटल काफी मतलब बैटल में तो ज्यादा एक्सपीरियंस है ना उसके बाद, इसलिए उसने तुरंत ही एक्शन ले लिया था। उसने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और 10 ड्रैगन शेप्ड विल क्रिएट करे, और बिना किसी फियर के उन्होंने हेवनली ट्रिब्यूलेशन के अगेंस्ट आसमान में भेज दिया उसे अटैक करने के लिए। लेकिन जैसे ही अटैक स्टार्ट हुआ, रास्ते में एकदम हवा के ब्लेड्स, आईसी ओले टाइप के कुछ आने लग गए, और स्नो वार ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग ने नॉन स्टॉप अटैक करना शुरू कर दिया। उन 10 ड्रैगन विल में सब आधे से ज्यादा तो वाइप आउट ही हो गए, सिर्फ 5 ही स्पाइरल तक पहुंच पाए, और उनका अटैक भी काफी
कम निकला। सिर्फ 3 ड्रैगन विल अपना टारगेट तोड़ पाए, बाकी के 2 तो इतना डैमेज ले चुके थे कि उनके ऊपर तो चार्ज करना तो बेकार ही चला गया था। ऊपर से लाइटनिंग और भी ज़्यादा क्रेज़ी हो गई थी, अटैक स्पीड से पहले ही ज़्यादा फास्ट हो चुकी थी। जैसे बिना बोले जायंट सन की विल का मज़ाक उड़ा रही हो। जायंट सन की विल कहती है, डैम इट! इतने गिरे हुए हो तुम। उसके पास और ऑप्शन नहीं था, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दोनों एकदम उभर पड़े थे। दोबारा 10 ड्रैगन विल बनाए और सीधा वापस अटैक कर दिया। ट्रू यूनाइटेड शेड्यूल डोमेन में सीन बिल्कुल शांत चल रहा था। फेंगयू ने आंखें बंद कर रखी थी, उसका चेहरा शांत था, उसके एकदम सांसें नॉर्मल थी, उसका ध्यान उसके स्कैटर्ड यानी टूट चुके हुए सेकंड प्राइमेसी को फुल फोकस में था उस पे। फेंगयू सोचता हुआ कहता है, मेरा पहला प्राइमेसी तो स्प्रिंग ऑटम सिगाडा है, जो मेरा वाइटल गू है। ये गू इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इसके साथ इमॉर्टल बना तो मैं एक टाइम पाथ गो इमॉर्टल बन जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे टाइम पाथ का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और बिना एक्सपीरियंस के इमॉर्टल गो के साथ ट्रिब्यूलेशन लेना, ये तो कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। इसलिए सेकंड प्राइमेसी में ऑल आउट एफर्ट गो है, और इसे मैं स्ट्रेंथ पाथ गो इमॉर्टल बन सकता हूँ। मेरी रीबर्थ के बाद मैं स्ट्रेंथ पाथ में काफ़ी डीप स्टडी कर चुका हूँ। ब्लड पाथ जितना नहीं, लेकिन फाउंडेशन तो स्ट्रांग ही है ना। वो सेकंड प्रेमिस अब पूरी तरह से टूट चुका था। वहाँ एक बड़ा होल बन गया था जो हेवन क्यूआई और अर्थ क्यूआई को अंदर खींच रहा था। ताई बाइशेंग अभी 100 साल का भी नहीं था, फिर भी उसके पास इमॉर्टल बनने का फाउंडेशन था। लेकिन फेंगयुआन के पास तो 500 सालों का एक्सपीरियंस था। उसका नॉलेज ताई बाइशेंग से भी कहीं ज़्यादा था, इवन जब उसके पास इमॉर्टल इनहेरिटेंस था तब भी। यानी फेंगयुआन के पास इमॉर्टल बनने के लिए सबसे सब कुछ एक तरीके से रेडी है, और उसे सबसे ज़्यादा नॉलेज भी सब कुछ रेडी है। फेंगयुआन मन में कहता है, बस प्रॉब्लम ये है कि ये परफेक्ट टाइम नहीं है इमॉर्टल बनने का। वो हल्के से बिटर स्माइल देता है अंदर ही अंदर। उसका स्ट्रेंथ पाथ कल्टीवेशन अभी पीक पे नहीं था, उसके पास सिर्फ 100 जून का स्ट्रेंथ था। बोन्स पे अभी भी ज़्यादा पावर नहीं थी। स्किन भी टर्टल जेड वुल्फ स्किन की थी। उसके स्ट्रेंथ पाथ के गोवॉर्म अभी तक सब रैंक 5 तक भी नहीं पहुंचे थे। इसलिए यानी अगर अभी इमॉर्टल बना तो फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल लिमिट हो जाएगा, इमॉर्टल प्राइमेसी भी छोटा बनेगा। फैंगवन का ओरिजिनल प्लान तो ये सब कुछ परफेक्ट होने के बाद ही इमॉर्टल बनने का था, लेकिन अब क्या करें, प्रिपरेशन हो ही नहीं पाई थी ज़्यादा। बट जैसे कहते हैं प्लान्स चेंज हो जाते हैं, सब सिचुएशन बदलती है तभी चेंज होते हैं। अब जब सिचुएशन फोर्स कर रही है तो फैंगयवान के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। हेवन और अर्थ क्यूआई उसके बॉडी में एंटर हो चुके थे, और उसके साथ ही एक थिक वाइट ह्यूमन क्यूआई उसकी बॉडी से बाहर निकल रहा था। वो ह्यूमन क्यूआई इतना थिक था कि एक ह्यूज बलून जैसे शेप में था, उसकी पूरी बॉडी को एकदम लपेट रहा था। यह सीन देखकर हाई लॉलन की आंखें एकदम से छोटी हो गई थी। ये लू शेंग एकदम शॉक्ड वॉइस में कहता है, ये कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा ह्यूमन क्यूआई, ये तो ताई बाइशेंग से भी ज़्यादा है। ताई बाइशेंग एकदम हैरान होकर कहता है, तो जूनियर ब्रदर का फाउंडेशन इतना डीप था, लगता है उसने ये इमॉर्टल एक्सेशन मतलब ये जो मतलब होता है ना, एक्सेशन जो भी होता है इमॉर्टल बनना, ये जो पाथ होता है आगे बढ़ने का, इसका जो प्लान है पहले से ही कर रखा था। वो कोई इम्पल्सिव मूव नहीं था, वो पहले से प्लान था। क्लियर और लाइट एकदम हेवन क्यों आई थी, गोल्डन और हैवी अर्थ क्यों आई थी, स्नो वाइट जैसा वाइट ह्यूमन क्यों आई था, तीनों मिक्स होके मल्टी कलर एकदम लैम्प बन गया था। ये था इमोर्टल एक्सेशन का सेकंड स्टेप, क्यूआई अब्सॉर्ब करना। जायंट सन की विल अंदर ही अंदर गुस्से में कहते हैं, डैम इट, ये मतलब ये चुईया, एक तरीके से चुईया कह रहा है, ये चूहा एक क्यूआई लेना भी स्टार्ट कर दिया। रेनफोर्समेंट अब तक आए क्यों नहीं है, लेकिन जायंट सन का विल कुछ कर भी नहीं सकता था। अगर उसने हेवन क्यूआई छू लिया तो वो एयर में डिसॉल्व हो जाता, और अगर अर्थ क्यूआई लग गई तो वो पत्थर बन के मर जाता। और जो रियल सेंटर पॉइंट था यानी फैंगयिमन, उसकी सिचुएशन अभी भी ज़्यादा डेंजरस थी। उसको हर वक्त इन तीनों क्यूआई को बैलेंस करना था। ज़्यादा हेवन और अर्थ क्यूआई गई तो स्ट्रेट अप डेथ है। इवन ह्यूमन क्यूआई अगर ज़्यादा हो गया तो इम्बैलेंस हुआ तो सेल्फ डिटोनेशन हो जाता। लेकिन अगर जहाँ डेंजर होता है वहीं पे थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी है। फैंगयिमन के लिए ये भी एक गोल्डन चांस था। ये तीनों क्यूआई जब मिक्स हो रहे थे तो उनकी फ्यूज़न उसके दिमाग में एक से एक इंस्पिरेशन आ रही थी। हेवन और अर्थ की, दोनों लाइफ की फाउंडेशन थे। उनका फ्यूज़न उसके माइंड में ग्रेट डाउ के डीप सीक्रेट्स को जगा रहा था। तीनों क्यूआई के फ्यूज़न से इतना इंटेंस था कि अंदर खुद फेंगयुआन का लुक भी एकदम चेंज हो रहा था। उसने 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग फॉर्म रिकॉल कर लिया था। अब वो वापस अपनी नॉर्मल बॉडी में आ चुका था, यानी अभी इंसान वाली बॉडी में है। उसकी इंजरीज़ तेज़ी से हील हो रही थी, इवन उस फॉर्म में ज़्यादा फास्ट थी। ये क्यूआई सिर्फ बॉडी नहीं, बल्कि उसका सोल, माइंड, विल सब कुछ एकदम क्लीन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोबारा से नया जन्म ले रहा हो। एक बेबी जिसने पूरे मतलब वापस से एकदम प्योर बन रहा हो। फेंगयुआन की आँखें एक और ज़्यादा क्लियर लुक ला रही थी। उसके ब्लैक और व्हाइट पार्ट्स का
कॉन्ट्रास्ट एकदम शार्प हो रहा था। उसके मसल्स एक-एक करके रीबिल्ड हो रहे थे, पुराने स्कार्स गिर रहे थे, नए सॉफ्ट स्किन वापस से ग्रो हो रही थी। इवन उसके बाल भी क्रेज़ी तरीके से ग्रो कर रहे थे, कमर तक लंबे हो जाते हैं, फिर भी ब्रेक नहीं होते, फिर भी दोबारा ग्रो करते रहते हैं और ये साइकिल रिपीट होती जा रही थी। चाहे उसका बॉडी हो, बोन हो, ऑर्गन हो, फेस हो, कुछ भी हो, सब कुछ मैजिकल तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा था। और साथ ही उसके पूरे 500 साल की ज़िंदगी के एक्सपीरियंस और रीबर्थ के बाद के इवेंट एक फ़ास्ट फॉरवर्ड मूवी जैसे उसके दिमाग में फ्लैश हो रहे थे। एक शॉर्ट मोमेंट में उसने अपनी पूरी लाइफ़ दोबारा देख ली थी। एक अजीब-सा इमोशन उसके दिल में भर गया था। वो सब यादें जो कभी उसके माइंड के कोने में छुपी थी, सब एकदम सरफ़ेस पे आ चुकी थी। और उन्हीं मेमोरीज़ में जो कल्टीवेशन क्वेश्चन उसने कभी सॉल्व नहीं किए थे, अब उनके आंसर डिवाइन क्लैरिटी के साथ उसके सामने आने लगे थे। इस मोमेंट पे हेवन और अर्थ क्यों आई नेचुरल थे, मतलब एकदम बराबर चल रहे थे। वो अपना सीक्रेट नॉलेज फेंग युआन को एकदम दे रहे थे। फेंग युआन को अपने इमोशन को सँभालना था, इस रेयर अपॉर्च्युनिटी का फुल यूज़ लेना था, ग्रेट डाओ के मिस्ट्रीज़ को समझने का। लेकिन इन सब के बीच उससे तीनों क्यूआई का बैलेंस भी मेंटेन रखना था। अगर ज़रा भी इम्बैलेंस हुआ तो भाई डेथ तो गारंटीड है। ये वो स्टेप होता है जहाँ पे काउंटलेस गू मास्टर इमॉर्टल बनने की कोशिश में फेल हो जाते हैं और भाई सीधा मर जाते हैं। सीन यहाँ पे दिखाते हैं अपने ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन के अंदर। फेंगयुआन 3 कलर के क्यूआई के एक थिक लैंप में घिरा हुआ था। पूरा का पूरा बॉडी उसमें एकदम भाई एकदम मिक्स हो चुका था। ताई बैशेंग कहता है, जूनियर ब्रदर तुझे अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। मुझे कंसर्न नहीं है कि तू इमोशनल या ट्रबुलेशन हैंडल ना कर पाए, या ये मुझसे ऐसे डर की बात नहीं है। तू यंग है, फियरलेस है। कहीं भी ऐसा हो तो ग्रेट डाओ के मिस्ट्री में जो मिस्ट्रीज़ है, उससे ज़्यादा ग्रीडी मत हो जाना। जितना हो सके उतना लेना, जितना कर पाओ। अगर तुम्हें ऐसा लगे ज़्यादा हो रहा है तो तुरंत पीछे हट जाना। ये नहीं कि मतलब वो बस इतना बताना चाह रहा है अपने फेंगियान को कि तुम कहीं ग्रीडी हो जाओ मेरी तरह और ज़्यादा के चक्कर में ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करो, तुम्हारा यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ तो तुम तो गए, इसलिए ध्यान रखना। हेवन और अर्थ क्यूआई ऑलरेडी ताई बाइशेंग के आसपास से फैल चुका था, तो उसे फेंगयुआन से धीरे से दूर हटना पड़ा था। जिस जायंट सन की विल के साथ वो सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस के कंट्रोल के लिए फेंगयुआन से फाइट कर रहा था, उसकी स्पीड स्लो हो गई थी। इससे ताई बाइशेंग के ऊपर का प्रेशर हल्का हुआ था, उसका सिचुएशन थोड़ा बेटर हो गया था। जायंट सन की विल एकदम अपने दांतों को दबाते हुए कहती है, ये घटिया चुईया, इसके पास इतना ज़्यादा ह्यूमन क्यूआई आया कहाँ से? डैम इट! अब तो इसका बैलेंस क्यों नहीं बिगड़ा? ये बिगड़ क्यों नहीं रहा? ये बिगड़ना चाहिए था। और सिर्फ वही नहीं था जो ये चाहता था, हाइल और बाकी लोग भी वही सोच रहे थे कि भाई इतना ज़्यादा अगर क्यूआई है, इतना ज़्यादा ये निकाल रहा है, इतना ज़्यादा इसकी डीप एक्यूमुलेशन है, तो भाई ये इम्बैलेंस क्यों नहीं हो रहा अभी तक? जितने भी लोग थे उनमें से एक बंदा कहता है, ये बंदा इतना यंग है, फिर भी इतने टाइम से तीनों क्यूआई को बैलेंस मेंटेन कर पा रहा है कैसे? दूसरी वॉइस कहती है, ये और ताई बाएशेंग एक दूसरे के डिसाइपल ब्रदर कह के बुला रहे हैं, कुछ तो खास कनेक्शन ज़रूर होगा। कहीं सच में ये गो इमॉर्टल बनने वाला तो नहीं है? थर्ड पर्सन कहता है, नो वे, गू इमॉर्टल बनना इतना आसान थोड़ी ना होता है, सब बन जाते फिर अगर इतना आसान होता। तुम्हें तो लगता है जायंट सन ये जो जायंट सन वल्नरेबल हैं, इतने खतरनाक, वो बेकार हैं क्या? वो बेकार में बैठे हैं क्या? सब लोग चुप-चुप के एकदम बस एकदम देख रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि मूव करे। हेवन और अर्थ क्यों इतना ज़्यादा थे कि अगर बैकलैश हो गया तो तुम तो गए। तुम सोच रहे हो कि अटैक नहीं कर रहे, तो भाई अटैक यही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने यूज़ करा कुछ, तो ये लोग गए ना, इसलिए बैकलैश होगा, क्योंकि इस टाइम पे कोई कुछ यूज़ नहीं कर सकता। अब इतना लैंप ऑफ क्यूआई फेंगयुआन के अंदर से शांत हुआ था, उसके फेस पर अब हल्की सी स्माइल थी। फेंगयुआन अपनी आँखें उसकी तो बंद थी, लेकिन वो कहता है इनक्रेडिबल, बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल। ग्रेट डाउ के हर तरह के मिस्ट्रीज़ उसके माइंड में एक स्प्रिंग की तरह फ्लो हो रहे थे। एकदम मस्त बढ़िया महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था हॉट स्प्रिंग में बैठा है। पिछली लाइफ में फेंगयुआन ने इमॉर्टल एक्सेशन कंप्लीट किया था और वो एक ब्लड पाथ गो इमॉर्टल बना था। ये उसकी सेकंड एक्सेशन था। इस प्रीशियस एक्सपीरियंस की वजह से वो दुनिया के किसी भी गो मास्टर से ज़्यादा शांत था। नॉर्मल गो मास्टर से ज़्यादा वो इस पूरे इवेंट का सच जानता था। यानी जो मैन है, मैन सब बीइंग्स में सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। गू हेवन और अर्थ का एसेंस होते हैं और ग्रेट डाओ के कैरी करिए एक तरीके से कैरी करने वाले लोग होते हैं, कैरियर्स होते हैं, एक तरीके से कैरी करके ले जाएँगे। जो भी पाथ लॉन्गेविटी तक ले जाता है वो एक ट्रांसेंडेंसी का पाथ होता है, और ट्रांसेंडेंट करने के लिए चाहिए होता है एक्यूमुलेशन, और सबसे बेसिक और जेन्युइन तरीका यही है कि एक्यूमुलेशन का होता है वो है लर्निंग। यानी अगर तुम्हें अपना एक्यूमुलेशन बढ़ाना है तो तुम्हें लर्निंग चाहिए। लर्निंग ये नहीं कि तुम किताबें पढ़ रहे हो, नहीं, हर चीज़ की लर्निंग, लाइफ की लर्निंग, किताबों की लर्निंग, हर एक चीज़ की लर्निंग, हर एक चीज़ जो भी तुम्हारे आस-पास है, तुम जो देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, मेरे सामने कपड़ा है, मेरे सामने ये वॉल है टूटी-सी, मेरे सामने ये बिना पेंट की दीवार है, ये जितना मैं देख रहा हूँ ना, ये सब कुछ एक लर्निंग है मेरे लिए।
ये सब एक लर्निंग है। इसके ऊपर जो मैं दीवार देख रहा हूँ, दीवार पे जो पेंट जो लगा हुआ है, अजीब-सा लग रहा है क्योंकि इसके पास मतलब कुछ चीज़ें बनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बस बता रहा हूँ जो मेरे सामने है। उसको मैं देख रहा हूँ, तो ये भी एक लर्निंग है। मुझे दिख रहा है दीवार में वो जो सीमेंट एकदम लगा हुआ है, वो सीमेंट बाहर निकल रहा है, वो भी एक लर्निंग है। मैं बस देख रहा हूँ, हर चीज़ एक लर्निंग है, कुछ भी है जो, बस लर्निंग है। तुम उस सीमेंट को देखोगे, तुम्हें एक तरीके से माइंड में आएगा ये सीमेंट बना कैसे? ये चीज़ मिक्स करी, वो चीज़ मिक्स करी, बन गया। ये ईंट कैसे बनी? वो ईंट उस तपती भट्टी में बनी। हर जो चीज़ तुम देख रहे हो एक तरीके से तुम्हें दिख रही है वो कैसे बन रही है। ये एक एक्यूमुलेशन है, एक लर्निंग है। तुम्हें देखते ही पता चल जाए वो चीज़ बनी कैसे है। और सबसे बेसिक और जेन्युइन तरीका था एक्यूमुलेशन, वो है लर्निंग का। गो मास्टर और गो का यूज़ करते हैं, उन्हें एकदम नरिश करते हैं, रिफाइन करते हैं और गो के थ्रू वो इनडायरेक्टली हेवन और अर्थ के मिस्ट्रीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक गो मास्टर इमॉर्टल एक्सेशन करता है, तब तक वो डायरेक्टली हेवन और अर्थ के साथ इंटरैक्ट करता है। मतलब वही एक तरीका है इंटरैक्ट करने का अच्छे वाला, क्योंकि उससे पहले तो मॉर्टल है ना, उसके बाद ही इमॉर्टल है, रैंक 6 और उसके बाद। ये इंटरैक्शन बहुत ही प्रीशियस होती है। शायद हर इंसान के पास लाइफ में सिर्फ एक ही चांस होता है ऐसा करने का। फेंगिवान इस मौके को बहुत वैल्यू करता था। उसने उसे एकदम पकड़ा और पूरी कोशिश करी यूटिलाइज़ करने की, यानी अच्छे से समझने की, क्योंकि उसके पास ऐसा मान लो कि बस तुम इमॉर्टल बनते हो ना, उस टाइम पे तुम्हारे कुछ क्वेश्चन के आंसर तुम्हें मिलते हैं। और हर किसी को ज़िंदगी में बस 1-2 बार ही मौका मिलेगा। 1-2 बार कैसे, मतलब इमॉर्टल तो एक ही बार बनेंगे। उसके बाद रैंक 7, रैंक 8, रैंक 9 तक जाके वही बीच-बीच में मौका मिलेगा क्वेश्चन पूछने का, तो क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। लेकिन फेंगवान को अब यहाँ पे पहले भी एक मौका मिल चुका, तो उसकी लाइफ मतलब उसे याद है उस चीज़, उसका एक तरीके से क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे फिर से क्लियर हो रहा है, इसलिए वो बड़ा खुश था, उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहता था। हेवन और अर्थ के मिस्ट्रीज़ होती है ना, एक सी की डेप्थ की तरह होती हैं, बहुत ज़्यादा डीप। फेंगमैन अपनी लिमिट्स जानता था, रैंडमली वो अंदर नहीं घुसा, वो बल्कि डायरेक्टली स्ट्रेंथ पाथ के तरफ एकदम चेक कर रहा था, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले रहा था, उसको अच्छे से सोच रहा था कि अच्छा ये इसका एसेंस है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये ऐसे होता है, ये ऐसे बना है, वो ऐसे बना है। अच्छे से समझ रहा था स्ट्रेंथ पाथ को, क्योंकि वो भी स्ट्रेंथ पाथ का ही चीज़ कर रहा है, क्योंकि उसका जो वाइटल गो है वो है ऑल आउट एफर्ट गो, याद होगा आपको। लास्ट लाइफ में उसने स्ट्रेंथ पाथ को साइड में रख के कल्टीवेट किया था, और इस लाइफ में जब उसने स्ट्रेंथ पाथ डायरेक्ट फॉलो किया, तब भी वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था। टेक्निकली उसका स्ट्रेंथ पाथ जो मतलब ये चला था, स्ट्रेंथ पाथ का अटेनमेंट बस एक कम लेवल के मास्टर जितना था, यानी ऐसा मान लो क्वासी स्ट्रेंथ पाथ मास्टर के लेवल का ही था। लेकिन इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके उसकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेंथ पाथ में एकदम तेज़ी से बढ़ने लगी थी। एकदम स्काई तक पहुँच गया था। जल्दी ही उसने स्ट्रेंथ पाथ मास्टर का बैरियर क्रॉस कर लिया और मास्टर से भी आगे ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुँच गया। फेंगयुआन के पास कोई चॉइस नहीं थी। उसका सेकंड प्रीमेसी जो उसने डिस्ट्रॉय किया था, उसने रैंक 4 का ऑल आउट एफर्ट गू था, जो उसका वाइटल गू था। ये गू स्ट्रेंथ पाथ का था, और अगर थर्ड स्टेप में इसको सबसे पहले डाला जाए, तो वो स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल बन सकता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये गू रैंक 5 का नहीं था। रैंक कम होने की वजह से फेंगयुआन को अपना हाईएस्ट स्ट्रेंथ पाथ अटेनमेंट यूज़ करना पड़ा, ताकि इस कमी को कवर कर सके। नहीं तो थर्ड स्टेप जिसमें गू डालते हैं, वो बहुत ही रिस्की हो जाता। अगर इमॉर्टल प्राइमेसी बन ही नहीं पाया, तो पूरा प्राइमल एक्सेशन फेल हो जाता। अब दिखाया जाता है बाहर का सीन ट्रू यांग बिल्डिंग से। ज़ोर की हवा चल रही थी, ट्रिब्युलेशन लाइटनिंग एकदम बरस रही थी। हेवन ट्रिब्युलेशन और अर्थ कैलेमिटीज़ मिलके ककून जैसा क्यूआई लैंप बना चुके थे। वो लंप इतना ह्यूज था कि 88 रैंक बिल्डिंग को कंप्लीटली कवर कर चुका था। जब इतना फेंगयुआन ने मतलब अपना प्राइमेसी डिस्ट्रॉय करा, इतना सब करा था, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई थी बाहर, क्योंकि कैलेमिटीज़ और ट्रिब्युलेशन मिक्स होके इतना टेरिफाइंग चेंजेस दिखा रहे थे कि देखना ही मुश्किल हो जाए। 88 रैंक बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जायंट सन विल के आस-पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। उसे रेसिस्ट करना पड़ा था। अब सीन बड़ा क्रूशियल चल रहा था। बैम आवाज़ आई, एक तेज़ का हवा आया बहुत ज़ोरदार, और कम से कम स्नो व्हाइट के जो क्योटिक ब्रीचनिंग थिक थे, एक साथ अटैक कर गए। करीबन 9 थे वो, और एकदम टूट पड़े। उनकी स्पीड इतनी क्रेज़ी थी कि बस शैडोज़ दिख रहे थे। एकदम लाइटनिंग स्पीड की तरह फ्लैश हो रहे थे। जायंट सन की विल ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड थी। वो इस मोमेंट का ही वेट कर रही थी। जो विल आर्मर 88 ट्रुआंग बिल्डिंग को शील्ड कर रहा था, उसका थिकनेस कई गुना ज़्यादा हो गया था। पूरा 10 मीटर्स थिक हो चुका था। साथ ही जायंट सन की विल ने डज़न्स ऑफ विल हैंड्स क्रिएट किए थे। उनका पाम ओपन करके हवा में प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने लगा था, और करीबन जो 9 क्योटिक ब्रीचनिंग टिथ जो एक साथ नीचे आए थे, लेकिन डिसेंड करते वक़्त वो आस-पास एकदम कोलाइड करने लगे, जिसकी वजह से उनकी जो डायरेक्शन थी रैंडमली हो गई, लेफ्ट राइट एकदम से उधर से टकराने लग गए, और इधर से उधर आने लग गए। कुछ तो मतलब कर पा रहे थे अटैक, लेकिन आप समझना थोड़ा मुश्किल हो गया था कि किस साइड से अटैक करेंगे। और ये जो विल थे वो आस-पास एकदम घूमते जा रहे थे, डिफेंस मोड में भी थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जो फेंगयुआन कर रहा हूँ, यहाँ पे जो अपना जायंट सन की विल है, ये खतरनाक है, ये बैरियर बनाए बैठी है इसलिए। क्योटिक ब्रीचिंग टिक्थ ने काफ़ी सारे विल हैंड्स को एकदम भाई पियर्स करके आगे बढ़े थे ऑलरेडी। मेन
जो जायंट सन की विल को हिट भी किया था, जिसने उनकी जो थिक आर्मर था उसको एक में डीप होल बना दिया था उसके अंदर, और वहीं से गुज़रे थे। और यहाँ पे जायंट सन की विल एकदम चिल्लाते हुए कहती है, उसका जो मेन विल था, उसका जो बॉडी था, एक तरीके से उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आ गई थी। अपनी इंजरीज़ को देखते हुए जायंट सन की विल एकदम शॉक हो गई थी, और ये करीबन 9 टुकड़े थे, यानी ऐसा मान लो 9 तरीके के 9 चाकू मार दी हूँ, ठीक है? बड़ा सिंपल है, 9 चाकू मार दिए उसके अंदर, और 9 की 9 विल टकराई थी। सब अलग-अलग डेप्थ में थे, यानी अलग-अलग डेप्थ में एकदम घुस गए थे, तो एक तरीके से 9 चाकू अंदर-अंदर तक घुस आए थे, और फुल 6 मीटर डीप बना दिया था हिस्सा। मतलब बस थोड़ा-सा और अंदर जाते ही 88 रॉन्ग बिल्डिंग तक पहुँच जाते, और बहुत ही क्लोज़ कॉल था ये। यानी दिक्कत ये नहीं है कि उसको दिक्कत हो रही है, दिक्कत ये है कि अगर ये जो हिट है, वो अभी तो जायंट सन की विल को लगा। पहले बैरियर को लगा, बैरियर में छेद हुआ, फिर बैरियर से छेद होके अपनी विल को लगा, और विल में भी छेद हुआ, लेकिन अगर थोड़ा-सा और गहरा छेद होता तो फिर इसको भी छेद करके सीधा ये बिल्डिंग से टकराते, और बिल्डिंग से टकराते तो तुम्हें पता ही है क्या होगा। जायंट सन की विल सोचते हुए कहती है, थैंक गॉड मैंने पहले ही आधे क्योटिक ब्रीचिंग टिक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वरना अगर ये 18 एक साथ अटैक करते, तो मेरे को तो पता था क्या होता। पता नहीं कैसे इनको मतलब हराया जाए, वो भी थोड़ा बहुत सोच रहा था, क्योंकि वो हवा में कैसे उन्हें वीकेन करता, उनको वीकेन करने का तरीका उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था। जायंट सन की विल थोड़ा रिलैक्स फ़ील कर रही थी, लेकिन उसका फेंगयुआन के लिए गुस्सा और नफ़रत बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया था, क्योंकि भाई उसकी वजह से ये सब कुछ फ़ेस कर रहा था। जायंट सन की विल कहती है, "ये साला फेंगयुआन, मैं एक्चुअली इसके इमॉर्टल एक्सटेंशन के दौरान इसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं थोड़ा रिकवर कर लेता हूँ ना, मैं डेफ़िनेटली इसे।" और जायंट सन की विल हवा में बन रहे दोबारा से उस स्पाइरल को देख के वापस से शॉक हो जाती है, क्योंकि अभी तो उसने तोड़े थे, मतलब तोड़े थे कुछ, और बाकी तो अटैक करे थे, जिसकी वजह से छेद हो गया था। अब दोबारा से बन रहे हैं। हुँ। जायंट सन की विल शॉक में कहती है, "क्या? एक और वेव आ रही है क्योटिक ब्रीचिंग टिथ की?" ये देखकर जायंट सन की विल का दिमाग एकदम घूम गया। पहले वाली क्योटिक ब्रीचिंग टिथ डिफेंड करने के लिए उसने ऑलरेडी अपने थॉट्स को 16 पार्ट में, मतलब 16 कह रहा हूँ, 6th पार्ट में अलग कर दिया था। अब दोबारा से वेव आएगी। जायंट सन की विल अब शॉक्ड होके कहती है, "रुको, ये तो 18 स्पाइरल हवा में ऑलरेडी थे, उनमें से एक 18 स्पाइरल बनना स्टार्ट हो भी गया।" ये देखकर जायंट सन की विल लिटरली एकदम डम स्टॉक हो गई थी। उसका साँस लेना तक मुश्किल हो गया था। जायंट सन की विल एकदम डेस्परेट होके चीखती है। थर्ड वेव ऑफ क्योटिक ब्रीचिंग टिक भी आ गई, वो भी सेकंड के साथ कंबाइन होकर, यानी पहले 18 आई थी, 18 दोबारा से आ गई। गलत हो रहा है भाई इसके साथ, गलत हो रहा है इसके साथ। इसको कोई घर जाने दो भाई, घर जाने दो इसको। उसका आर्मर टाइप मेन व्हील ऐसा शेक कर रहा था कि जैसे बहुत एकदम टूट ही जाएगा। अगर वो ब्लड वॉमिट कर सकता तो पक्का वो नदियाँ बहा देता। पहले तो 9 क्योटिक ब्रीचिंग टिक थे, उसे डिफेंड करने के लिए जायंट सन की व्हील ने फुल पावर लगा दी, और अब टोटल स 36 स्पाइरल हो गए थे, यानी 36 क्योटिक ब्रीचिंग टिथ, यानी अब ये आएँगे। और ये पावर किसी सिंपल कैलकुलेशन से समझी जा नहीं जा सकती थी। ये लिटरली एकदम टेरिफाइंग थी। कैलकुलेशन तो तुम कर सकते हो 36, लेकिन वो वाली 36 की मतलब कैलकुलेशन नहीं। ये भाई अपना नुकसान देख रहा है कि यहाँ पे कितना नुकसान होगा इसको, तो उसकी कैलकुलेशन करना तो टेरिफाइंग था इसके लिए। जायंट सन की विल एकदम फ्यूरियस होके कहती है, "तू मरेगा फैंगमैन, मैं तो तुझे श्राप देता हूँ, तू मरेगा।" उस वक़्त जायंट सन की विल इतना गुस्सा हो गया था कि उसका मन तो भाई 88 रॉन्ग बिल्डिंग को छोड़ के सीधा फैंगमैन को मारने का कर रहा था। बिना किसी अंजाम को देखे हुए, बस बिना किसी परवाह के फैंगमैन को ही मारना चाहता था। लेकिन वो कोई एंगर बेस्ड विल नहीं था, बल्कि एक स्पेशल विल था। उस बिग पिक्चर का ध्यान रखना था। उसे 88 रॉन्ग बिल्डिंग, एक इनहेरिटेंस ट्रेज़र को प्रोटेक्ट करना था। इसलिए अपने बाकी के सब विल्स का कनेक्ट करना पड़ा, ताकि वो सारी स्ट्रेंथ इकट्ठा करके हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थी कैलेमिटीज़ को सामना कर सके। जायंट सन की विल कहती है, एक और लोकेशन में एकदम देख के हिल जाती है। कहती है, "मैं मतलब मेन विल मतलब ये जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन है, मैं डिफेंड करने में चाह रहा हूँ, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन के अंदर जो रिवर जैसी जायंट सर की विल थी, जो अभी तक रिइंफोर्समेंट का वेट कर रही थी, उसे जब मेन विल का मैसेज मिला तो उसके दिल में एकदम छेद जैसा हो गया हो। जायंट सन की विल कहती है, गॉड डैम इट! जो जायंट सन की विल अभी तक ताई बानशंग के साथ सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस के कंट्रोल के लिए फाइट कर रही थी, उसे फाइनली अपनी स्ट्रेंथ का एक मेजर पोर्शन वापस से मेन विल को देना पड़ गया। लेकिन ताइबा इशिंग का प्रेशर में फुल रिलीज़ होने का मतलब ये नहीं था कि सिचुएशन ईज़ी हो गई है, यानी ताइबा इशिंग के लिए अभी भी सिचुएशन ईज़ी नहीं थी। स्टिल ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लैंप को मेंटेन करने के लिए जायंट सन का विल का एक पार्ट वहीं छोड़ा गया था। ताइबा इशिंग ने सडनली अपना प्रेशर कम फ़ील किया, उसे थोड़ा रिलीफ़ की सांस मिली। ताइबा इशिंग कहता है, जायंट सन के विल ने फाइनली एक्सपेंड करना बंद कर दिया है। जूनियर ब्रदर, तुम्हारा प्लान तो परफेक्टली काम कर गया। लगता है जब 3 हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थी कैलेमिटीज़ एक साथ मिलते हैं, तो उनकी पावर इतना ज़्यादा होती है कि जायंट सन की विल को भी फुल स्ट्रेंथ में डिफेंड करना पड़ता है। जूनियर ब्रदर, तुम तो डेफिनिटली बेनिफैक्टर हो, ट्रू डिसाइपल हो, तुम्हें सर्वाइव करना ही होगा। थर्ड स्टेप, गू डालने वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, सक्सेस या फेलियर सब उसी पे डिपेंड करेगा।
और टाइम के साथ-साथ फेंगयुआन के आस-पास जो 3 कलर्ड क्यूआई लैंप धीरे-धीरे श्रिंक होने लगा। जब वो कंप्लीटली उसके ब्रोकन प्राइमल सी के अंदर चला नहीं गया, हाई लेवल एकदम शॉक्ड हो गया। उसने क्यूआई अब्सॉर्ब करना कंप्लीट भी कर लिया। अब तो उसका बस लास्ट स्टेप बचा हुआ है, यानी थर्ड स्टेप। हाई लेवल और बाकी लोग साइड होके देख रहे थे। जब उन्होंने जैनसन की विल को रिट्रीट करते हुए देखा तो वो सब पैनिक में आ गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि वो पीछे हट रहा है अपनी जैनसन की विल। ये लुशियन गुस्से में कहता है, अब क्या करें? क्या अब हम बस देखते रहेंगे जैसे ही वो गो इमॉर्टल बन जाएगा? ब्यान शिशुआन एकदम सजेस्ट करते हुए कहती है, फेंगयुआन के आस-पास अब हेवन और अर्थ क्यूआई नहीं है। अब हम जाके उसे मार मतलब हम उसे मार सकते हैं ना, मार देना चाहिए। लेकिन उसने खुद मूव नहीं करा था, वो बस बोल रही थी। सब एक दूसरे को देखने लगे थे। शॉक, डाउट और कन्फ्यूजन में उनके चेहरे दिख रहे थे साफ-साफ। फेंगयुआन के पास अभी भी ताई बर्नशेंग था, जो एक गू इमॉर्टल था, जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, यानी सपोर्ट कर रहा था। ताई बर्नशेंग ने अपने ऊपर से प्रेशर हटते ही ट्रू इनहेरिटेंस था ना, लाइट लैंप को संभाला और हाई लालन के गैंग के सामने खुद कॉन्फिडेंट पोजीशन में खड़ा हो गया था। अब उसको उससे तो नहीं लड़ता है ना अपनी विल से, क्योंकि वो जो विल है वो तो बस छोटा-सा हिस्सा है, वो ना वो बस अपना रिफाइन करने में लगा हुआ है बिल्डिंग को। बस यही उसका मेन काम है, वो रिफाइन कर रहा है और बाकी का सारा हिस्सा, बाकी का सारा हिस्सा पूरा अब चला गया है मेन विल के पास बाहर, उससे लड़ने के लिए। वो 36 जो आने वाली है उसके ऊपर भाले गिरने वाले हैं जो, उनसे लड़ने के लिए। तो अब ताई बानशिंग को बस 2 ही काम है, एक उस सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस को पकड़ के रखना और दूसरा फेंगयुआन को बचाना। ताई बानशिंग ने कोई भी प्रॉब्लम उसे मतलब अब ज़्यादा नहीं दिख रही थी, लेकिन फेंगयुआन इमॉर्टल बन जाता तो प्रॉब्लम्स बरसना शुरू हो जाते, क्योंकि जैसे ही वो इमॉर्टल बनेगा, या तो फिर वो जो उसकी जो विल है, वो सारी प्रॉब्लम झेलने के बाद ट्रिब्यूलेशन खत्म हो जाएगी और खत्म होते ही वापस से क्या होगा? फिर वो आ जाएगी विल, ये यही दिक्कत थी। तो यही अभी सोच रहे थे वो, लेकिन देखते हैं ऐसा होगा कि नहीं। हाई लॉरेंस सोचते हुए कहता है, वो ताई बर्नशेंग जैसे वीक हीलिंग गू इमॉर्टल तो नहीं रहेगा ना, मतलब वो वीक ही है ना। हाई लेवल ने फेस टाइट किया, उसकी आंखों में फियर्स लाइट चमक रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने डिसीजन ले लिया और हाई लेवल ने एकदम कमांडिंग टोन में कहता है, अटैक। उसके कहने के साथ ही स्ट्रेंथ पाथ का पैंथम जाइंट बड़े बड़े एकदम आगे आगे बढ़ने लगे। ताई बर्नशेंग के दिल में तूफान मच गया था, क्योंकि वो भी जानता था कि वो हीलिंग टाइप बंदा है। ताई बर्नशेंग एकदम थ्रेटिंग टोन में कहता है, तुम डरे तो सही, जैसे ही तुम आगे बढ़े, मैं ये सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस सीधा ही लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस में फेंक दूँगा। फिर जायंट सन की विल को जवाब क्या दोगे तुम? या अरे भाई लो, ये थ्रेटन कर रहा है उन्हें कि अगर तुमने आगे बढ़ा तो मैं तो सीधा कह रहा हूँ यही करूँगा। ये सुनकर सबकी फाइटिंग स्पिरिट गायब हो गई, मोराल सीधा ही टूट गया। हाई लॉरेन कहता है, उसकी बात मत सुनो, कुछ लोग यहाँ लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस को गार्ड करेंगे, बाकी सब मेरे साथ आओ। ताई बाएं का हार्ट एकदम से श्रिंक हो गया। सिचुएशन अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रही थी। फेंगयुआन पीछे से एकदम हँसते हुए कहता है, हा, 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 हा। उसने अपनी आँखें खोल ली थी। फेंगयुआन कहता है, फॉरगेट इट, आओ मुझे चेज़ करो। देखते हैं तुम में कितने फ्लाइंग मास्टर है जो मुझे पकड़ पाएँगे। और वापस से ईगल रेस को पहले ही डिस्ट्रॉय तो हो चुका था, लेकिन वो फेंगयुआन था। इतना मतलब इतना वो तो नहीं है। उसके पास हमेशा से बैकअप प्लान होता ही है। तो तुम सही सोच रहे हो, उसके पास एक और गू था वही वाला। फेंगयुआन के पास हुई मॉर्टल ब्लेस्ड लैंड था और ट्रेजर येलो हेवन से कनेक्ट कर सकता था। उसके पास मॉर्टल गू की कोई कमी नहीं थी। उसका ये डायलॉग ताई बानशेंग के थ्रेट से भी ज़्यादा मतलब खतरनाक था। जैसे ही गैंग ने फेंगयुआन की फ्लाइंग मास्टर अटेनमेंट के बारे में सोचा, इस पूरे ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में एक ह्यूज स्पेस के बारे में उन्हें पता था और उनका मोराल एकदम ज़ीरो हो गया, क्योंकि उन्हें पता था जगह बहुत बड़ी है, फेंगयुआन मास्टर है, हम उसे पकड़ ही नहीं पाएँगे। हाई लॉरेन की आँखों में एक चमक आई, लेकिन वो स्टिल अनमूव्ड था। वो करंट राउंड का इंपीरियल कोड का लॉर्ड था। एकदम सुपर टैलेंटेड, रूथलेसली स्मार्ट और ऐसे वर्ड्स उसे मतलब ऐसे वर्ड्स जो उसके लिए कम पड़ जाएँ, मतलब था खतरनाक चीज़ भाई ये। हाई लालन कोल्डली कहता है, चेज़ करेंगे, चाहे पकड़ ना पाएँ, देखते हैं कैसे इमॉर्टल एक्सटेंशन कंप्लीट करेगा, वो इतने प्रेशर में। फेंगयुआन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया, अब उसने कुछ नहीं बोला। हाई लालन ने एग्ज़ैक्ट राइट पॉइंट पे हिट किया था। नॉर्मल इमॉर्टल एक्सटेंशन के टाइम पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थली कैलेमिटीज़ हर तरफ होते हैं। अगर कोई इंटरप्ट करे तो उसका भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि जायंट सन का विल वो सब बाहर से ब्लॉक कर रहा था, हाई लॉरेन और बाकी लोग के बीच में आने का परफेक्ट चांस मिल गया था। हाँ, अभी इस ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में थोड़ा हेवन और अर्थ क्यूआई बचा है जो इमॉर्टल गू को मतलब ब्लैकलिस्ट दे सकता है, लेकिन हाई लॉरेन और बाकी सब मॉर्टल गू यूज़ कर रहे थे। सब लोग अब मॉर्टल गू यूज़ करेंगे तो सबके लिए बैकलैश तो इक्वल होगा ही। और सीन एक बार फिर से चेंज हो गया था। चाहे जायंट सन की विल ने अपनी फुल स्ट्रेंथ हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थ कैलेमिटीज़ से लड़ने में लगा दी हो, फेंगयुआन के लिए सिचुएशन ईज़ी अभी भी नहीं थी। हाई लॉरेन सच में एक डेंजरस बंदा था। सुपर
स्मार्ट था और एग्जैक्ट राइट टाइम पे स्ट्राइक करने वाला बंदा था। फेंगयुआन का इमॉर्टल एक्सेशन अब सेकंड और थर्ड स्टेप के बिल्कुल बीच में अटक गया था और सीन फिर से डेंजरस बन चुका था यहाँ पे। सीन दिखाते हैं, बड़ा खतरनाक चल रहा था यहाँ पे, जहाँ पे जो ज़ाओ सू था वो कहता है फेंगयुआन भाग क्यों रहा है तू? शेंजी कहता है तू डरपोक घटिया इंसान है, हिम्मत है तो मुझसे 300 राउंड लड़ के दिखा। वू शुआंग कहता है तू चांगशेन बनने लायक नहीं है, उसकी 1% भी हिम्मत नहीं है तुझ में। ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन के अंदर फेंगयुआन तेजी से उड़ता हुआ भाग रहा था। पीछे से और लोग उसका पीछा कर रहे थे, लगातार उसे चिढ़ाते जा रहे थे। उनके ये ताने, बहुत सारे ताने प्रोवोक कर रहे थे फेंगयुआन पर, लेकिन वो उन सबको इग्नोर कर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, नो इमोशंस थे। पूरा एरिया को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में काफ़ी बहुत बड़ा हिस्सा था, ये फ्लैट जगह नहीं थी, बहुत बड़ा हिस्सा था ये। हर तरफ से ना ट्रू इनहेरिटेंस मेटेओर्स इधर से उधर रैंडमली डायरेक्शन में उड़ रहे थे, कभी आस-पास से भी निकलते जा रहे थे। जायंट सन की विल ने थोड़ी देर पहले ही कई ट्रू इनहेरिटेंस पर कंट्रोल ले लिया था, पर अभी भी काफ़ी सारे मास्टरलेस ट्रू इनहेरिटेंस बचे हुए थे इस डोमेन के अंदर। अगर फैंगमन किसी से भी टकरा जाता तो पीछे से जो गू मास्टर का ग्रुप था उन्हें करीब आ जाते और वो पकड़ लेते तो सिचुएशन खतरनाक हो जाती। तभी एक डार्क रेड कलर का ट्रू इनहेरिटेंस मीटियोर डायरेक्टली फैंगमन की तरफ आया। फैंगमन अंदर से सोचता हुआ कहता है वाइंड फ्लावर गू। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, उसने गू को एक्टिवेट करा। हवा से बना एक जायंट फूल तुरंत ही उसके पास अपीयर हुआ। वाइंड फ्लावर से स्मार्टली डायरेक्शन चेंज की और फैंगवान ने अपने साथ नीचे ले गया। और शुष्क आवाज आई, एक एक खतरनाक आवाज है, एक झटका एकदम कान को हिला देने वाला। फैंगवान बस थोड़ा सा बचा उस जबरदस्त ट्रू इनहेरिटेंस के लाइट लैंप से। वो सेम अनपैरेलल ट्रू इनहेरिटेंस सीधा गू मास्टर की तरफ गया, फैंगवान की तरफ आ रहा था, लेकिन वो नीचे झुक गया तो सीधी सी बात है वो उसके ऊपर से निकल गया। पीछे जो मास्टर्स आ रहे थे उनके पीछे अब आ रहा था। फेंगिमन ने इस मोमेंट का फायदा उठाया था, स्पीड बढ़ाई थी और सबसे काफी आगे निकल गया था। हाई लालन के ग्रुप ने ये देखा और ऑब्वियस था वो खुश तो बिल्कुल नहीं थे, सब एलीट थे। तुरंत ही रिएक्ट करा, सब लोगों ने लॉन्ग रेंज के अटैक स्टार्ट कर दिए। फेंगिमन कहता है "हैं?" अपने प्राइमल जो एसेंस था उसका उसने यूज करा और फेंगिमन ने फ्लैश बग गू यूज करा। एक रेयर स्पेस पाथ गू वॉर्म था ये। जैसे ही फेंगिमन ने यूज करा वो एक मतलब एक स्पॉट से डायरेक्ट गायब हुआ और दूसरे स्पॉट पे टेलीपोर्ट हो गया और वो दोबारा दिखा डायरेक्टली कितना 500 स्टेप दूर। हाई लेवल में बाकी लोग अटैक्स बस हवा में ही फेल हो गए थे। फेंगयुआन ने फ्लैश बग्गू को बंद करा और अपना ईगल रेस गू दोबारा से ऑन करा। फ्लैश बग्गू रैंक 5 का था और उसकी स्पीड एवरेज थी। हर यूज में काफी पर्पल क्रिस्टल एसेंस कंज्यूम करता था। उसका मेन यूज था सडन डॉजिंग के लिए। मतलब होता है ना कि कभी कभी अटैक आ गया अचानक से गायब हो गए, इसलिए ईगल रेस गू सिर्फ रैंक 4 का था, लेकिन फेंगयुआन पिछले साइड पे 6 पंख दिख रहे थे, यानी उसने एक साथ करीबन एक साथ 3 यूज़ करे हैं क्योंकि 6 पंख हैं, 1 पे 2 आएँगे, 3 6 हो जाएँगे और इसी के साथ उसकी जो स्पीड थी ना बड़े क्रेज़ी लेवल की थी। फैंगमैन ने एकदम बहुत स्पीड में भाग रहा था, बहुत ज़्यादा स्पीड में, एकदम ऐसा लग रहा था कि क्या बताएँ, बहुत ज़्यादा स्पीड, तुम समझ नहीं पाओगे। लेकिन इसके पीछे जो मास्टर है ना, वो भी स्पीड उनकी कम नहीं है, वो भी तेज़ है। बस ये है कि मास्टर फ्लाइंग लेवल इसके लिए है कि वो बचते हुए भाग रहा है। जो गो मास्टर उसका पीछा कर रहे थे ना, वो बस अपने दाँत पीस के रह गए थे क्योंकि उनकी जानते हैं उनकी तेज़ी इतनी दूर नहीं है। एक बंदा कहता है शिट ये बंदा तो पक्का स्लिपरी है, सिर्फ़ भागने पे फ़ोकस कर रहा है, थोड़ा-सा भी करेज नहीं दिखा रहा। दूसरा कहता है प्राइमेसी तो इसने तोड़ दिया है ना इमॉर्टल बनने के लिए, तो अभी इसका प्राइमल एसेंस कहाँ से आ रहा है? कोई और कहता है तो प्राइमल एसेंस सेव करने के तरीके भी तो होते हैं भाई। प्राइमेसी टूट भी गया हो तो क्या हुआ? अगर उसके पास फिश बबल गू या बैगर मॉथ या ग्रेव यम गू जैसा कुछ होगा ना, तो वो तो स्टोर भी कर सकता है। एक और गू मास्टर कहता है मेरा मूवमेंट और नहीं झेल पा रहा है। हेवन और अर्थ क्यूआई का बैकलैश मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाई लेवल कहता है हाँ, बैकलैश तो सिर्फ़ हम झेल रहे हैं, वो भी तो यूज़ कर रहा है ना, हम चेज़ करते रहेंगे बिना रुके। दुश्मन एक फ्लाइंग मास्टर है, उस तक पहुँच पा रहे मतलब उसके तक अगर पहुँच पाएँ या ना पहुँच पाएँ, बस हम ये सब नॉर्मल है। हमें अपना चेज़ तो कंटिन्यू ही करना है क्योंकि हमारा मेन काम उसे पकड़ना नहीं, हमारा उस मेन काम यही है कि उसे दिखाना हम उसे पकड़ रहे हैं और साथ में उसे इमॉर्टल बनने से रोकना, वो इमॉर्टल नहीं बन पाएगा। फेंगुआ ने पीछे देखा, देखा कि उसको जो पीछा करने वाले लोग थे वो रुक ही नहीं रहे थे, उसके दिल में थोड़ी टेंशन बढ़ गई थी। उसे ये मानना ही पड़ा कि हाई लर्नर उसकी सबसे बड़ी वीकनेस पर हिट कर रहा है। दर्द एकदम झटके से उसके सेकंड प्राइमेसी में एकदम दिख रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सब कुछ फेल हो सकता है। उसका सेकंड प्राइमेसी ऑलरेडी एकदम टूट चुका था। उसमें 3 रंग का कंप्रेस्ड क्यूआई लंप था, जिसमें एक वाइटल गू को डालना बाकी था। ये फाइनल स्टेप था इमॉर्टल प्राइमेसी बनाने के लिए। अगर इमॉर्टल प्राइमेसी टाइम पे नहीं बना, तो हेवन और अर्थ क्यूआई बैकलैश एकदम मार देगा और अगर ऐसा हुआ, तो चाहे किसी भी ग्रेड का हो, उस मोमेंट पे फेंगयुआन को उस पे फुल फोकस देना पड़ेगा, जिस वजह से टेम्परेरीली वो वीक हो जाएगा, उसने गू डाला तो और एकदम वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए दिक्कत थी। ये टाइम छोटा था लेकिन बड़ा भी हो सकता था अगर उसके पे कोई आ रहा हो तो अटैक करने, इसलिए उसे किसी पर्सन पे तो डिपेंड करना पड़ेगा।
अगर दुश्मन ने इस टाइम का फ़ायदा उठाया तो फेंग युआन की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी, शायद एक ट्रेजिक एंड होगा। अभी हाई लेवल का ग्रुप उसके पीछे ही था एकदम। फेंग युआन के गू को उसमें डालने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बस देख रहा था कि कैसे ये 3 कलर क्यूआई लैंप एकदम हिलने लगा है। फेंग युआन अंदर से कहता है ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, अगर मैंने और डिले करा तो ये 3 कलर का लैंप टूट के एकदम बिखर जाएगा, मेरा पूरा इमॉर्टल बनने का एक्यूमुलेशन वेस्ट हो जाएगा। वो लगातार सॉल्यूशन को सोच रहा था, हर एंगल से एस्केप का प्लान बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी रंबल आवाज़ आती है, तभी पूरी ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन हिलने लगी। रंबल, एक और शेक आया और फिर दोबारा से एकदम सब लोग पैनिक में आ गए। दूसरा बंदा कहता है ये क्या हो रहा है? कोई और कहता है ये क्या था? ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन कोलैप्स हो रहा है क्या? हाई लॉलन और ये लुईशेंग एक दूसरे को सब एकदम टेंशन में आ गए थे। उनके चेहरे पर क्लियर एकदम वरी दिख रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थ कैलेमिटीज का इफेक्ट था। तो 88 रैंक बिल्डिंग तक आ रहा है, इसलिए यहाँ पे चीज़ें हिल रही थी। फेंग युआन और ताई बानशेंग की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके चेहरे पर रिलीफ था, क्योंकि इसका मतलब ये था कि जायंट्स एंड किविल अपना सब कुछ दांव पे लगा चुकी है। पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थ कैलेमिटीज इतनी इंटेंस थी कि उसका कोई भी लिमिट नहीं था। इसलिए वो अपना फुल पावर यूज़ कर रही थी और जायंट्स एंड किविल को दिक्कत हो रही थी। जायंट्स एंड किविल एकदम घबराते हुए, काँपते हुए कहते हैं डैम इट! डैम इट! मुश्किल से ही बचा हूँ मैं। उसके टोन में एकदम फ़ियर और रिलीफ दोनों था। उसके पास अब इतनी एनर्जी भी नहीं बची थी कि वो फेंग युआन को एक गाली दे सके। भाई में दम ही नहीं बचा है। 10 मीटर मोटा, एकदम गोल्डन आर्मर जो कभी हुआ करता था, जायंट सन की विल जो मतलब उसको एकदम बनाई थी, जिसके लिए वो अपनी 88 रॉन्ग बिल्डिंग को मतलब उसके अराउंड प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर सके। वो भाई प्रोटेक्ट करने वाला जो चीज़ थी, वो अब भाई बहुत पतली बची थी। प्रोटेक्ट करना तो बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसकी जो शाइन थी वो ऑलमोस्ट डल हो चुकी थी। एक साथ अटैक करते हुए जो एकदम 36 ब्रीचिंग टिथ थे, ये क्वांटिटी का जो मैटर था ना, वो इतना तो था कि 36 है, लेकिन भाई जो उसका पावर था वो 36 नहीं, वो करीबन 10 गुना और ज़्यादा बढ़ गया था। पूरा प्रोसेस के दौरान स्नो वार ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग बिना रुके अटैक कर रहा था, जैसे लाइटनिंग फ्री में मिल रहा हो। पहले जो लाइटनिंग थोड़ा टाइम पे गैप में फ्लैश हो रहा था, वो अब नॉन स्टॉप हो गई थी, जैसे सनलाइट कंटिन्यूअसली चमक रही हो। इससे स्नो वार ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग का टेरिफाइंग फ्रीक्वेंसी समझ आ रहा था। जायंट सन का विल बस थोड़ा सा ही बच पाई थी। उसकी जो ओरिजिनल विल का 1% भी नहीं बचा था, समझ रहे हो? उसकी जो ओरिजिनल विल थी, जो सबसे पावरफुल मानी जाती थी, यानी 100% विल थी, जिसमें से 80% तो बाहर थी, 80 भी नहीं, करीबन कितनी 95% अब बाहर चली गई थी, याद होगा आपको। सिर्फ 5% बची थी जो अंदर ट्रू इनहेरिटेंस को, वो जो थी ना सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस, यानी जो 88 रॉन्ग बिल्डिंग, उसको दोबारा से रिफाइन करी थी। वो जो 5% इनहेरिटेंस थी, वो बाकी 95% यानी 95% बाहर लड़ रही थी, उसमें से अब 1% भी नहीं बचा। समझ रहे हो कितना कितना ज़्यादा गंदा लॉस हुआ है। अपनी सारी स्ट्रेंथ और फुल फोर्स लगा के उसने पहले ही 11 स्पाइरल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो भाले जैसे थे ना, उनको बचे हुए क्योटिक ब्रीचिंग टिथ एक साथ एकदम फट गए थे। जायंट सन की विल अपना सब कुछ दांव पे लगा रखा था, उसे रोकने के लिए ब्लॉक कर रहा था, लेकिन भाई उनमें से जो 7 थे उन्हें वो रोक नहीं पाया। 7 स्पाइरल सीधा घुस गए थे 88 रॉन्ग बिल्डिंग में और 7 बड़े निशान उसने छोड़ दिए थे। और उनमें से 7 बिल्डिंग में निशान ही नहीं छोड़े गए, बल्कि 4 बड़े-बड़े उसमें होल भी बन गए थे। जो फेंगयुआन और दूसरे लोग ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन के अंदर फ़ील किया था, ये सब वही था। जायंट सन की विल कहती है मेरी 88 रैंक बिल्डिंग, उसका दिल खून से आँसू से एकदम रो रहा था। वो एकदम चिल्ला पड़ा था, क्योंकि भाई उसका सब कुछ जा रहा था। लॉस बहुत ज़्यादा था, सिर्फ गूवॉर्म ही नहीं, 2 इमॉर्टल गू भी डिस्ट्रॉय हो गए थे। क्या पता कितना टाइम लगेगा दोबारा ये गूवॉर्म गैदर करने में, 88 रैंक बिल्डिंग को पूरी तरह से रिपेयर करने में। जायंट सन की विल एकदम गुस्से में कहती है फेंगयुआन, तू तो हद पार कर गया। तू ट्रिब्यूलेशन फेस कर रहा था और तेरी जितनी भी जो जो भी तेरा आगे का भुगतान था, वो सब कुछ मुझे चुकाना पड़ा, सब मुझे झेलना पड़ा। मैं तुझे ज़िंदा नहीं रहने दूँगा, मैं ये नहीं रहने दूँगा। उस वक़्त हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थी कैलेमिटीज़ से बनी हुई जो जायंट ककून थी, वो अब पतली हो पड़ चुकी थी। डार्क क्लाउड्स के बीच अब कुछ लेयर्स थे, वो एकदम निकलने लगे थे और डैमेज्ड 88 रॉन्ग बिल्डिंग वापस से एकदम थोड़े बहुत दिखने लग गई थी। हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थी कैलेमिटीज़ धीरे-धीरे फेड होने लगे थे, यानी ये जा रहे थे। जायंट सन की विल एकदम रिलीव्ड होके कहती है फाइनली, फाइनली हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थी कैलेमिटीज़ खत्म हो गए हैं। मैं बचा रहा फाइनली, मैं ज़िंदा हूँ। बिल्डिंग ने हेवनली बहुत ज़्यादा हेवनली डैमेज लिया था, लेकिन फंडामेंटल गू वर्म्स अभी भी सेफ थे। मॉर्टल गू तो काफ़ी डिस्ट्रॉय हुए थे, पर वो दोबारा बनाए जा सकते हैं, उनकी दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये थी कि इमॉर्टल गू वो बड़े टफ थे उन्हें दोबारा बनाना, लेकिन फिर भी पॉसिबल है। अगर किसी और ने पहले रिफाइन कर लिया तो उसके अल्टरनेटिव गू यूज़ किए जा सकते हैं। अब सीन कंट्रोल में था, अब उस पे अदर वर्ल्डली डीमन को ख़त्म करना और फेंगयुआन को उसकी औकात दिखाना, बस यही 2 चीज़ें बची थी। हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थ कैलेमिटीज़ एकदम भाई खत्म हो रहे थे धीरे-धीरे और जायंट सन की विल को लगा कि उसका रिवेंज का टाइम आ चुका है। अब वो बिल्कुल तैयार था कि अब पेंगुइन को उसकी औकात दिखाने की बारी है। लेकिन उसी मोमेंट पे भाई के साथ गलत हो रहा है यार, मैं बता रहा हूँ भाई के साथ गलत हो रहा है।
उसी मोमेंट पे एक लाइट ब्लू जायंट हैंड धीरे से उसके सामने अपीयर होने लगा। जायंट सन की विल कहती है, ये क्या है? बची हुई जायंट सन की विल डायरेक्टली एकदम काँप गई, जैसे एक साथ 70 से 80 क्योटिक ब्रीचनिंग देख लिए हों, लेकिन वो नहीं थे। वो कुछ उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। जायंट सन की विल कहती है, ये तो वही है ना, थीविंग हेवन डीमन वनरेबल का किलर मूव, फॉर्मलेस हैंड। ये कर्स्ड फेंग युआन, इसकी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है कि इसने ये ट्रिबुलेशन अट्रैक्ट कर लिया? अरे खराब है भाई, इसकी खराब है। किस्मत के अगेंस्ट जाने वाले की किस्मत बहुत खराब होती है। रैंक 9 गो इमॉर्टल पूरी दुनिया में अनबीटेबल होते हैं और वो अपनी पीछे यूनिक ट्रेसेस छोड़ जाते हैं। उसकी डेथ के बाद भी उनके कुछ किलर मूव्स दोबारा हेवनली ट्रिबुलेशन और अर्थ कैलेमिटीज में एक्टिव हो जाते हैं। जायंट सन की विल रियलाइज करते हुए कहती है, मैं समझ गया, हाँ, ये मैं समझ गया। ये फेंग युआन ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उसने माँ होंगी उनको जो लक का बच्चा था, यानी समझ रहे हो ना, भाई के आगे लक तो झुकता है, वो लक का बच्चा, उसको मारने की कोशिश की होगी। और रिजल्ट क्या हुआ? फॉर्चून जो रिवीलिंग हेवन गो है, उसने रिवर्स इफेक्ट दिया और उसकी जो टोटली जो लेग था वो एकदम मैस हो गई और उससे ही एक हॉरिफाइंग ट्रिबुलेशन अट्रैक्ट कर ली। यानी वो सोच रहा है कि फेंग युआन ने पक्का मारने की कोशिश करी होगी, माँ होंगी उनको, और उसके चक्कर में ये चीज़ हुई है, वापस से ट्रिबुलेशन आ गई। ये बात समझकर जायंट सन की विल और भी ज़्यादा एकदम भाई क्रस्ट फील करने लगा। ये सब का रूट जायंट सन वनरेबल ही था। उसने ही फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन को बनाया था। अब उसकी अपनी ही विल, अपना ही सिस्टम उसके अगेंस्ट हो गया था। जायंट सन की विल फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है, जब थीविंग हेवन डेवन वनरेबल ने फॉर्मलेस हैंड काउंटलेस गूबॉम्ब चुरा लिए थे, तो पूरी दुनिया एकदम हेल्पलेस थी। पर अच्छी बात ये थी कि इस फॉर्मलेस हैंड में सिर्फ 5 फिंगर्स होते हैं। मैक्स 5 गू तक ही ले सकता है। 5 गू और 5 हेवेंस, यानी 5 हेवेंस नहीं, मतलब ओ हेवेंस कह रहा था ये। सडनली जायंट सन की विल का वॉइस एक भाई एकदम हिल गया। वो समझ ही नहीं पाया कि क्या करूं, वो एकदम शॉक में चीख पड़ा था। अब हेवनली ट्रिबुलेशन और अर्थ कैलेमिटीज पूरी तरह से तो डिसॉल्व हो गए थे। उसी वक्त एक बड़ा सा फॉर्मलेस हैंड अपीयर होने हुआ था और 2, 3, 20, 30, 200, 300 काउंटलेस फॉर्मलेस हैंड स्काई में कवर कर रहे थे। उनमें से 1 to 5 फिंगर्ड हैंड सबसे ज्यादा था और उसमें से 6 फिंगर्ड फॉर्मलेस हैंड 16 थे, जिसमें से 7 फिंगर वाले 9 थे और 8 फिंगर फॉर्मलेस हैंड भी थे। और समझ रहे हो ना, खतरनाक थे यार, खतरनाक सीन हो गए थे यहाँ पे। बहुत पावरफुल पावरफुल चीजें थी। जायंट सन की भी एकदम शॉक में कहते हैं, इम्पॉसिबल। अगर फेंग युआन पे फॉर्चून रिवीलिंग हेवन गो का रिवर्स इफेक्ट भी हुआ है, तो भी इतना बड़ा ट्रिबुलेशन कैसे आ सकता है? एक हाथ मान सकते थे। यहाँ पे भाई ने क्या बोले, मैं कह रहा हूँ इसके साथ गलत हो रहा है। जायंट सन की भी एकदम डेस्परेटली कहते, खत्म, सब खत्म हो गया भाई, सब खत्म, मैं तो चला। उसका पूरा बिल अब एकदम मैस के साथ गिर गया 88 रैंक बिल्डिंग से, जैसे ही एकदम रेत की तरह ढेर हो गया, सेल्फ कोलैप्स हो गया बिल। अब उसमें 1% भी फाइटिंग स्पिरिट नहीं बचा था। इतना बड़ा इम्पैक्ट, वो बस टूट गया था। हेवनली ट्रिबुलेशन और अर्थी कैलेमिटीज अब एंड हो रही थी, वो ट्रांसफॉर्म हो रही थी अब अपने फाइनल फॉर्म में, यानी जो उसका फाइनल फॉर्म था वो था फॉर्मलेस हैंड। बची खुची जायंट सन की विल अपने आप को घुमा के एक लंप बन गई थी। 88 रैंक बिल्डिंग को एक्सपोज कर दिया गया था। इस सब के बीच ट्रू इनहेरिटेंस के ड्यूल डोमेन के अंदर फेंग युआन और बाकी सब लोग स्टिल एकदम अनअवेयर थे। उन्हें नहीं पता था, उनको ये भी नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। चेस अभी भी चल रहा था। हेवन और अर्थ क्यूआई के बैकलैश के कारण दोनों तरफ के गूबम काफी डिस्ट्रॉय हो चुके थे, हंड्रेड्स में। और बट कोई भी गिव अप नहीं करा था। फेंग युआन के पास अब ऑलमोस्ट कोई मूवमेंट गूब नहीं बचा था, लेकिन उसने फाइनली एक सोल्यूशन ढूंढ लिया था स्ट्रैप से निकलने के लिए। उसने एक एक बड़ा सा डिटॉर लगवाया, फिर अचानक से डायरेक्शन चेंज करके ताई बाइशेंग की तरफ उड़ा। फेंग युआन सीक्रेट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कहता है दिमाग में, सीनियर ब्रदर जल्दी से अपना इमॉर्टल प्राइमेसी ओपन करो, मुझे अंदर आने दो। मैं इजिली जो बच सकता हूँ, वहीं गो इमॉर्टल भी बन सकता हूँ। ताई बैनशेंग एकदम कहता है, ये वो हेजिटेट कर गया। इमॉर्टल प्राइमेसी एक गो इमॉर्टल का सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है। अगर फेंग युआन अंदर गया और फेल हो गया तो जो डिस्ट्रक्शन होगा, पूरा इम्पैक्ट ताई बैनशेंग को झेलना पड़ेगा। फेंग युआन एकदम अर्जेंट और चिल्लाते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर अभी डिसाइड करने का टाइम नहीं है। अगर मैं गो इमॉर्टल बन गया तो हम दोनों के पास एस्केप करने का प्रॉपर चांस है। ट्रस्ट मी, मुझे 100% श्योरिटी है कि मैं सक्सेसफुली एडवांस कर जाऊंगा, मुझ पर भरोसा करो। ताइबा युनशेंग और फेंग युआन ऑलरेडी भाई एक ही बोट के सवारी थे, यानी समझ रहे हो ना, एक ही बोट पे सवार थे। और जब उसे याद आया कि फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल गो अब फेंग युआन के पास है, तो उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। उसे फेंग युआन की डिमांड माननी पड़ी थी। फेंग युआन ने लिटरली खुशी से झूम उठा। बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधा ही ताइबा युनशेंग के इमॉर्टल प्राइमेसी में घुस गया।
डैम इट! ये सीन देखते ही सबके चेहरे पर एकदम रंग उड़ गया था। ये साला बहुत ही चालाक निकला, ताई बाइशेंग के इमॉर्टल प्राइमेसी में छुप गया। अब तो हम इसे चेस ही नहीं कर सकते। ये लुशियन कहता है, तब तो एक इमॉर्टल को मारना ही पड़ेगा, यानी एक ताई बाइशेंग को ही खत्म करो तभी फेंग युआन मरेगा। हाई लॉरेन की आंखों में एक डेंजरस सी चमक थी। पूरा बॉडी एकदम से किलिंग वाइब से भर उठा था। जो स्ट्रेंथ पाथ का जायंट पैंथम बन चुका था, वो फुल स्पीड से ताई बाइशेंग की तरफ चार्ज कर गया था। जैसे कोई भालू अपने शिकार पे टूट पड़ा हो। ताई बाइशेंग लिटरली एकदम डरा हुआ था, सीधा भाग गया था, लेकिन सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस का लाइट लैंप लेकर साथ में। ताई बाइशेंग कहता है, मत भूलना मैं भी एक फ्लाइंग मास्टर हूँ। ये डायलॉग उसने स्पेशली फेंग युआन से ही सीखा था, और जैसे ही बोला एकदम उड़ के निकल गया। पूरा मोमेंटम सबका हिल गया था। किसी ने गुस्से में बोला, भाई क्या बोलूं यार, इंपीरियल कोर्ट के कॉन्टेस्ट में 2 फ्लाइंग एक्सपर्ट आ गए थे, क्या करे यार, शिट। सिर्फ हाई लेवल को ये लाइन सॉलिड चुप गई थी। उसका बैटल भाई एकदम इंटेंट जो था एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया था, क्योंकि 2-2 बार इसका चोमू बना है। एक बार फेंगवान ने बनाया है, एक बार इसे बना रहा है। हाई लेवल अंदर से कहता है, लगता है मुझे भी अपना फुल पावर यूज करना पड़ेगा। उसका एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया था। फिर उसने एक सॉलिड पंच मारा था। उसके फिस्ट से निकलती एनर्जी एकदम माउंटेन जैसी निकल रही थी। ताई बाइशेंग ने स्मार्टली डॉज किया था, उसे कोई भी चोट नहीं लगी थी, लेकिन अगले मोमेंट में वो पूरी फिस्ट क्यूआई एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गई इनटू स्ट्रेंथ पाथ के जायंट पैंथम्स में। ताई बाइशेंग फुली ऑफ गार्ड था, और देखते ही देखते वो जायंट पैंथम से एकदम चारों तरफ से घिर गया। ताई बाइशेंग कहता है, व्हाट द बैड लक, ये कितना ही गंदा लक है। उसके फेस पर एकदम डम सफेद पड़ गए थे। एकदम भाई डम हो गया था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। एकदम समझ रहे हो ना, दिक्कत आ गई। ताई बाइशेंग कहता है, किसने सोचा था हाई लेवल की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। 16 स्ट्रेंथ पाथ के जाइंट पैंथम्स, ये सब तो भाई क्या बोले, एक इमॉर्टल को भी मार सकते हैं। दिक्कत यही थी। ये लुइशेंग, बाकी सब लोग ये सीन देखकर लिटरली एकदम शॉक में थे। हाई यहाँ पे जो हाई लेवल था एकदम हुफ, एकदम करते हुए एकदम चौंक गया था। वो जोर-जोर से सांस ले रहा था। उसके पास का स्ट्रेंथ पाथ पैंथम ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका था। क्लियरली इस मूव के लिए उसने बॉडी का पूरा एनर्जी निकाल दिया था। इवन ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक जो 10 एक्सट्रीम फिजिक में से आता है, वो भी इस अटैक प्रेशर में एकदम भाई दब चुका था। वो भी पूरा जोर लगा चुका था। उसकी मोटी सी बॉडी के ऊपर हल्का-हल्का सा ब्लैक ग्लो था। वो था इमॉर्टल गो का डार्क लिमिट का पावर, जो उसके ग्रेट स्ट्रेंथ फिजिक को कंट्रोल और हाइड कर रखा था। हाई लेवल अंदर से कहता है, ये तो क्लोज कॉल था। डार्क लिमिट गु का सील टूटने ही वाला है। उसकी आंखों में एक एक अजीब-सी साइन थी। जब उसने ताई बाइशेंग की तरफ देखा, हाई लॉरेन कहता है, "तू तो गया ताई बाइशेंग, मेरे बदले की जर्नी तेरे से ही स्टार्ट होगी।" लेकिन उसी मोमेंट पे सीन दोबारा से यू टर्न ले गया। सडनली जायंट लाइट ब्लू हैंड अपीयर हुआ और ट्रू इनहेरिटेंस के स्पेशल ज़ोन में ही आया। ये जायंट हैंड इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा दिख रहा था कि क्या बोले, सबकी नज़र ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऊपर चली गई। सब लोग चिल्लाए, "ये क्या चीज़ आ रही है भाई ऊपर से?" किसी ने बोला, "वो क्या है?" तभी एक फ़िश सी आवाज़ आई। एक ट्रू इनहेरिटेंस जो मीटियोर की तरह एकदम फ्लाई कर रहा था, सीधा टकरा गया एक जायंट ब्लू हैंड से। वो हैंड मतलब इतना हाथ ओपन था कि उस ट्रू इनहेरिटेंस के एकदम टाइटली पकड़ लिया, और इतना टाइट कि भाई वो हिल भी नहीं पाया। हाथ थोड़ा-सा रुका और फिर एकदम फ़ास्ट उड़ने लगा, और सबके सामने ही ग्लोइंग खतरनाक उड़ता हुआ हैंड जो सीधा ही ब्लू एकदम ऑरा से ढका हुआ है, और फिर 1000 स्टेप्स के बाद एकदम से डिसअपियर हो गया। और ना ट्रू इनहेरिटेंस बची, ना वो हैंड बचा, सब गायब हो गया। सबकी आँखें एकदम भाई लिटरली एकदम छोटी हो गई, पुपिल्स एकदम से श्रिंक हो गए। किसी ने बोला, "ये हैंड तो लिटरली टेरिफाइंग है। आसानी से ट्रू इनहेरिटेंस को पकड़ भी लिया और गायब भी कर दिया।" किसी ने गेस करा, "मुझे पता है, ये पक्का इंसेक्टर जायंट सन की एबिलिटी है, देखा नहीं? ये हैंड्स फ्लाइंग स्नो हैंड्स जैसे लग रहे थे।" किसी और ने बोला, "हा हा हा हा, एंसेक्टर जायंट सन ने फाइनली मूव लिया है। लगता है हेवन ट्रबुलेशन हो, अर्थ कैलेमिटीज ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। अब ये दोनों चूहे नहीं बचने वाले, ये तो फिनिश्ड हैं।" सब गैस करने लगे थे, लोग एग्री भी करने लगे थे, लेकिन जैसे ही सब सेलिब्रेट कर ही रहे थे, एक पेनफुल स्क्रीम सबके कानों में गूंज उठी। सबने आवाज की तरफ देखा और देखा कि एक गो मास्टर जो आउटर एज पे था, उसे एक जायंट ब्लू हैंड ने पकड़ लिया, और उसके बाद वो हाथ कुछ पकड़ के टाइटली बंद भी हो गया, स्पीड से उड़ गया। घूमाश ने एकदम चिल्लाते हुए कहता है, मैं क्या करूँ? एकदम चिल्ला गया, और व्हाट आवाज़ आई सबके मुँह से। सब एकदम chaos में मच गए। वो बंदा बोल ही नहीं पाया, मैं करता रह गया। कुछ ही सेकंड में सेकंड विक्टिम भी आया, यानी दूसरा बंदा भी फँस गया। वो कहता है, मेरा वाइटल गू छीन लिया इसने। ओ मुँह से एकदम ब्लड निकल गया, क्योंकि वाइटल गू निकलेगा तो जानते ही हो। और अब ये हाथ एकदम बारिश जैसे गिरने लगे थे। रैंडमली सबके ऊपर गिर रहे थे और सबके गू बम को छीन रहे थे। और सब एकदम चिल्लाने लगे थे और सब भाग रहे थे। एकदम से भाई सब भागने लग गए थे, सब पैनिक में आ गए थे, इधर से उधर भाग रहे थे। किसी ने बोला, "ये तो जायंट सन की एबिलिटी नहीं है, है ना? तो ये हो क्या रहा है?"
कौन सी ट्रिबुलेशन है भाई ये? कौन-सा ये गू छीन रही है, कैसा ट्रिबुलेशन है? गू वर्म की इम्पोर्टेंस सब गू मास्टर के लिए ऑब्वियस थी। किसी ने पैनिक में बोला जल्दी अपने गू वर्म को प्राइमेसी के अंदर डाल लो। लेकिन सून सबको समझ आया कि प्राइमेसी में डालने के बाद भी गू वर्म सेफ नहीं है। ये ब्लू हाथ एकदम से फॉर्मलेस था। कोई चोट नहीं देता, सिर्फ गू वर्म को ग्रैब करता है और जैसे ही गू वर्म पकड़ा गया और उसका कनेक्शन है गू गू मास्टर से तो टोटली वो कट आउट हो जाता है। ताई बाइशेंग कहता है ये कौन सी ट्रिबुलेशन है? इमॉर्टल गू तक को छीन लेती है ये। ताई बाइशेंग ये हाथों को एकदम ओरिगन को समझ ही नहीं पा रहा था कि ये बना कैसे, ये है क्या? वो सीन एकदम फुल नर्वस में आ चुका था और तभी 3 जायंट ब्लू हैंड्स डायरेक्टली उसकी तरफ आए। वो एकदम से पैनिक में आ गया, उड़ के बचने की कोशिश की। इवन एक फ्लाइंग गू मास्टर वो भी डेंजर में था, उसके चेहरे पर भी पसीने आ गए थे। ये हाथ बहुत फास्ट है यार, अल्ट्रा फास्ट और अल्ट्रा स्मार्ट और फ्लैश बक की तरह इधर से उधर टेलीपोर्ट करके एकदम आगे बढ़ रहे थे, एकदम स्नीक अटैक कर रहे थे। ताई बैनशेंग तो बेयरली बचा पा रहा था और दूसरे गू मास्टर तो भाई उनका सोचना ही मुश्किल है, वो तो बचना ही उनका मुश्किल था। तभी ये सब देखने के बाद हाई लॉरेन कहता है लगता है इसका कुछ मेंशन ट्राइब रिकॉर्ड्स में मिला है। हाई लॉरेन ने एकदम गुस्से से आंखें एकदम सिकोड़ी और तभी एक 4 फिंगर्ड जाइंट हाथ उसे पकड़ लिया और 1 सेकंड के लिए वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाया। ये जाइंट ब्लू हैंड ने किसी शैडो जैसा था और एकदम चीख से हल्की सी आवाज निकली और वैसा ही फील हुआ। डायरेक्टली डैमेज नहीं हुआ लेकिन हाई लॉरेन की बॉडी को कुछ अजीब सा फील हुआ और फिर हाई लॉरेन को चक्कर आने लगा और तुरंत ही उसका जो रैंक 4 का गू था उससे कनेक्शन कट गया। हाई लॉरेन दिन में कहता ओ नो, उस गू का लेवल चाहे रैंक 4 ही था लेकिन वो उसकी स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव के लिए सुपर इंपॉर्टेंट था। और रोर सी आवाज आई एकदम से, हाई लॉरेन ने वाइल्ड बीस्ट जैसा रोर मारा। रैंक 5 का फिक्स साउंड गो एक इनविजिबल साउंड वेव रॉकेट की स्पीड से उड़ा और 4 फिंगर्ड हैंड को पकड़ लिया जैसे इनविजिबल चेन ने बांध लिया हो उस हाथ को। हाई लॉरेन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता ये सब क्या है, मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसने जोर से चिल्ला के अपने आप को हाइप किया और दोबारा से स्ट्रेंथ पाथ जाइंट पैंथम में बदल गया। उस जाइंट ने हाउस साइज के फिस्ट को उठाया और ब्लू लाइट हैंड को टाइटली पकड़ के रखा था और एकदम दबा दिया था। वो 2 बार फ्लिकर करते ही हैंड को ग्लास जैसा टूट गया। हाई लॉरेन ने इंस्टेंटली फील किया कि हाँ, वो इंपॉर्टेंट को वापस मिल गया है और वो जो ब्लू हाथ जो उसने पकड़ा था वो एकदम से पिघल गया। हाई लॉरेन ने वो गू पकड़ लिया था और खुश होने लगा था कि चलो फाइनली बच गया। पीछे से अचानक 5 और इनविजिबल हाथ आ गए। उसका चेहरा एकदम से एकदम से भाई सफेद पड़ गया कि कुछ समझ ही नहीं पाया, अबे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और इस स्ट्राइक में उसने 100% स्ट्रेंथ डाल दिया था। जबरदस्त वाइंड और थंडर जैसी साउंड वेव निकल गई थी और पर जैसे ही उसका पंच इनविजिबल हाथों से टकराया, जाइंट आर्म सीधा उनके पार चला गया और जैसे वो एकदम पानी का रिफ्लेक्शन हो। हाई लॉरेन एकदम शॉक में रह गया। फॉर्मलेस हैंड ने कुछ स्पेसिफिक जगह पकड़ी और जाइंट पैंथम की बॉडी में अगले ही मोमेंट में बूम आवाज आई और स्ट्रेंथ पाथ जाइंट पैंथम टूट गया और एकदम बिखरा हुआ साउंड में बदल गया। उसका किलर मूव एकदम से फेल हो गया। हाई लॉरेन कहता है मेरे गुओम, उसने जमीन पे एकदम खून थूक दिया। उसका जो वाइटल गू था, जो उसका किलर मूव का कोर था, वो एकदम छिन गया था और उसके साथ 4 और क्रूशियल गू बॉम्ब भी छिन गए थे। भाई जैसा थीविंग ये जो हेवन डीमन वनरेबल है, यानी चोरों वाले इसके पास अटैक है, समझ रहे हो? चोरों वाले अटैक करे हैं इसने। ये ना कि मॉर्टल गू वर्म इमॉर्टल गू वर्म को भी लगता है पकड़ लेता है। पता नहीं अब, लेकिन लगता तो है क्योंकि भाई ये बड़ा खतरनाक है। जैसा नाम वैसा इसका अटैक है भाई, बड़ा खतरनाक है इस बंदे का अटैक। अपने टाइम में तो बड़ा खतरनाक हुआ होगा ये। सबसे ज़्यादा दर्द लिया था 2 इमॉर्टल गू, फॉल्स इमोशन फेक विल गू और वुडन चिकन गू, दोनों ही छीन लिए गए थे। लो भाई, इमॉर्टल गू भी छीन सकता है, वही मैं सोच रहा था। हाई लॉरेन कहता है रुक जा साले, उसने अपना सब कुछ लगा दिया था। हैंड्स उसके पीछे भागने लगे थे। उसका दिमाग फैंगवान से कंप्लीटली हट चुका था। लाइट ब्लू हैंड्स हर डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे थे, सब जगह गूवॉर्म लूट रहे थे। गू मास्टर फुल पैनिक में इधर से उधर भाग रहे थे। तभी ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में एकदम से जमीन हिली और लाइट की रेस नीचे से गिरने लगी। ट्रू यांग बिल्डिंग गिरने लग गया था। हाई लॉरेन अंदर से कहता नहीं नहीं नहीं, 88 रैंक बिल्डिंग गिरने नहीं दे सकता मैं। फॉर्मलेस हैंड पे अटैक काम नहीं करता, लेकिन जब गूवॉर्म को पकड़ के पंच बनाते हैं तब उन्हें तोड़ सकते हैं। यानी कहना चाह रहा है कि देखो, जो फॉर्मलेस हैंड है ना, एक हाथ आएगा, बस एक हाथ आएगा। तो जब तुम हाथ पे अटैक करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, हाथ को कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मान लो अगर हाथ ने कोई चीज़ पकड़ ली, हाथ आया, उसने किसी चीज़ को पकड़ लिया और तब अटैक करोगे, तो उस हाथ पे अटैक आ सकता है। टावर के बाहर जायंट सन का बचा हुआ बिल एक बॉल के शेप में एनर्जी गैदर कर रहा था। वो बड़ा सा ट्रू यांग बिल्डिंग ओल्ड मैन जैसे लग रहा था, एकदम से ग्रेव में। बस कुछ हैंड्स ही आ रहे थे और गुमाश जो गुवम थे वो ले जा रहे थे। और वो खूबसूरत और मैजेस्टिक बिल्डिंग अब बस कुछ भी नहीं, एकदम भाई ऐसा लग रहा था कि एकदम भाई ऐसा है कि मान लो कि हर तरफ धुआं निकल रहा है। बिल्डिंग में इधर से उधर जो कोने-वोने थे सब टूट चुके थे। बिल्डिंग की हालत घटिया हो चुकी थी यार, बड़ी घटिया, एकदम काली सी बिल्डिंग पड़ चुकी थी। ट्रू यांग बिल्डिंग अपने फुल डिस्ट्रक्शन पे आ चुकी थी। मीनवाइल अब यहाँ पे ताई बेंशन के इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर एक शांति का सीन था। फैंगवन रुक कर
अब शांति से अपना सेकंड वाइटल गू ट्रांसफर कर रहा था। ऑल आउट एफर्ट गू एक बीटल जैसा था, ओवल बॉडी का और एक आर्च बैक शेल जैसा दिख रहा था। उसके हेड पर एक इम्प्रेसिव हॉर्न था और सुपर पावरफुल लग रहा था। इसके 3 पेयर्स स्ट्रॉन्ग लेग्स थे। पूरा बॉडी ब्राउन था मेटालिक शाइन के साथ। फेंगयुआन ने गू साउथर्न बॉर्डर्स में पाया था। बाद में इसे रैंक 4 तक रिफाइन किया था, जिसके बाद वो बीस्ट स्ट्रेंथ पैंथम से फ्रीली अटैक कर पाता था। फेंगयुआन कहता है जा, उसने सॉफ्टली बोला। ऑल आउट एफर्ट गो फेंगयुआन की विल को फॉलो करता हुआ तेजी से कंप्रेस्ड 3 कलर्ड क्वाई लैंप में चार्ज कर गया। बूम आवाज आई। फेंगयुआन की बॉडी एकदम हिल गया, जैसे दिमाग के अंदर लाइटनिंग फ्लैश हुआ हो। वो क्यूआई लैंप एक्सप्लोड कर गया और जैसे डिस्ट्रक्शन के बाद नया क्रिएशन होता है कि इमॉर्टल प्राइमेसी जन्म ले चुका था। इमॉर्टल प्राइमेसी का स्काई ऑरेंज येलो था और नीचे का एक व्हाइट माउंटेन जैसा खड़ा था। क्योंकि ये इमॉर्टल प्राइमेसी अभी अभी बना था, इसलिए इनिशियली छोटा था, पर तुरंत ही सब डायरेक्शन में एक्सपेंड होने लगा और एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह फुल एनर्जी चाहिए थी इसको ग्रो करने के लिए। उसका मतलब नरिशमेंट था हेवन और अर्थ क्यूआई। फेंगयुआन कहता है सीनियर ब्रदर जल्दी से मुझे बाहर निकालो। उसने तुरंत मैसेज भेजा। ताई बेंशन खुशी में कहता है तो सक्सीड कर गया। फिर उसने अलर्ट मोड पे था और उसने तुरंत ही उसे बाहर बुला लिया था, लेकिन बाहर सीन डेंजरस चल रहा था। अगले ही सेकंड फेंगयुआन का विजन चेंज हो गया। ताई बैनशंग ने उसे इमॉर्टल प्राइमेसी से बाहर निकाला और सीधा ताई बैनशंग के पास आ गया। फेंगयुआन कहता है अरे ये तो वही है। फेंगयुआन ने देख लिया था ना कि आसपास क्या है और वहां पे उसने देखा ये फॉर्मलेस हैंड है। 500 साल का एक्सपीरियंस जोक नहीं था। उसने तुरंत ही पहचान लिया था ये जो लाइट ब्लू हैंड्स है वो क्या चीज है। उसका चेहरा एकदम से व्हाइट पड़ गया था। उसका ऑरा फील करके ये 6 फिंगर फॉर्मलेस हैंड फेंगयुआन के ऊपर आ गया था और उसे पकड़ भी लिया था। और इसी के साथ हम एपिसोड करते हैं खत्म। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बिल्कुल भाई एंड टाइम पे मैंने एपिसोड खत्म करा है जब उसे एकदम पकड़ लिया। अब देखते हैं फेंगयुआन का कौन सा गू जाएगा। अगर स्प्रिंग ऑटम सिगारेट चला गया तो